स्वागत है आप लोग सबका। भाई खास मेहमान हमारे साथ। अब लिटरली जो बात है ना, दो भाई दोनों तबाही, पूरी दुनिया में ही तबाही मची हुई है, पर इस तबाही के बीच में आप दोनों का भाई बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। कहाँ पर थे आप लोग भाई इतने दिन से? देखिए हर बार हमें यही सवाल आता है कि ये दोनों कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं, तो किधर गायब थे आप लोग, जरा ये बताइए मुझे। चैनल ज्यादा चला रहे हैं ना हम लोग। नहीं, चैनल तो आप लोग ज्यादा चला रहे हो, पर आप लोग कहीं, मुझे कुछ थोड़ा जैसे ना, जब से मैंने पिक्चरें देखी है स्पाई वर्स की और इन सब की, मुझे लगता है आप लोग भी कहीं ना कहीं अंडर कवर, बिकॉज आपकी कुछ तस्वीरें जो आती रहती हैं। धुरंधर है हम, धुरंधर। जरा पहली बात तो इस तस्वीर पे आप लोग को क्या कहना है? ये जो एक आया हम लोग के बीच विजुअल, मर्मस्पर्शी विजुअल, देखिए इन दोनों की आदत क्या है, ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं। कुछ लोगों का जब मेल्टडाउन होता है, कुछ लोग जब रोते हैं, बिलखते हैं, तो इस विजुअल पे पहले तो बताइए आपका क्या था। देखिए मैंने जब ये देखा ना विजुअल, गर्वित जी देखिए फिर से एक बार, तो एकदम से फिर प्रकाश ने, हमारे जो एडिटर है, इसने थोड़ी छानबीन करी। इसने कहा आपने ध्यान से नहीं देखा, इसने फिर एक दूसरा एंगल हमें दिया, तो देखिए हमें क्या दिखा। ये देखिए आप दोनों की वही ठीक केजरीवाल के पीछे हमें इस एंगल से आप दोनों मिले। अरे अरे अरे, तो ये जब मैंने देखा, मैंने कहा अरे बाप रे भाई, ये दोनों भाइयों की कहाँ तक पहुंच है यार। नहीं, मेरे तो पुराने वीडियोस भी हैं केजरीवाल जी के साथ, जहां मैं काले झंडे दिखा रहा हूं उन्हें, रियल वाले। ये तो बॉडीगार्ड लग रहे हो आप यहाँ पे। लग रहा है केजरीवाल के बॉडीगार्ड हो, कोई कुछ कह ना दे केजरीवाल को। ये मनीष और केजरीवाल के बीच में खड़े हो आप, कहाँ पर हो ये एग्जैक्टली आप? ये मनीष और केजरीवाल के बीच में नहीं था। मनीष और केजरीवाल के बीच में कौन आ सकता है? ये आ सकते हैं भाई साहब, ये जो दोस्ती है। नहीं वो आलू नहीं आ पाए, मालू नहीं आ पाए, आप क्या बात कर रहे हो? नहीं, वो मनीष जी टच दे रहे थे केजरीवाल को, तो मैं बीच में तो नहीं था। मैं वो संपर्क नहीं साध सकते उनके साथ इस तरीके से कोई, तो वो दोनों का टच अलग है। पर प्रोटेक्टिव हैं आप बहुत। ये तो भाई तो अपने मस्ती ले रहे हैं, पीछे से हंस रहे हैं देखकर। तगड़ा टफ लुक आ रहा है वैसे, है ना? तगड़ा टफ लुक है ये। ऐसा मतलब ये ऐसा है जैसे वो, कई लोग कह रहे हैं एक्टिंग चल रही थी, एक्टिंग थी क्या ये? नहीं, वो सलमान खान के साथ पीछे शेरा खड़ा होता वो लोग। नहीं, पर वैसे ये बताइए, ये आंसू दिल से थे? अरे भाई इतने दिल से थे कि पूरी दुनिया हंस गई, इतने दिल से थे यार। देखो रोने से पहले ना कुछ ऐसे दिखता है कि हाँ अभी बंदा शायद रो सकता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इस भाई ने क्या किया कि बोलते बोलते एकदम रोया। कंट्रोल तो था ही नहीं, कहीं ऐसा ये लग रहा है कि जबरदस्ती रो रहा है। गजब है यार ये। और अरे नहीं, वो टिकैत के ज्यादा अच्छे थे। टिकैत ने ज्यादा बढ़िया किया। एक्चुअली सही में रोया था। टिकैत ने निकाल के लाया। टिकैत तो मतलब ट्रैक्टर में भर भर के ले आया था लोग, उसके एक आंसुओं पे एक आंसू निकला उसका, और वो ट्रैक्टरों से भर भर के आगे। जो पूरा टिकैत का तो ये था ना कि जो पूरा समुदाय या जो पूरा प्रोटेस्ट खत्म हो चुका था, वो उसके आंसुओं पे ये हो गया कि भाई हमारा जाट भाई रुला दिया। ये उसकी नहीं, वो खत्म एकदम। वो जो मैसेजिंग थी 26 जनवरी वाली, वो ठीक नहीं थी। लोगों के बीच में गया था कि साला तुम लाल किले पर चढ़ गए हो, तिरंगा तुमने, गलत चीजें हो रही थी उसमें। खालिस्तान का झंडा आपने लहरा दिया है, और वो सारी चीजें जो थी, एक तरीके से लाल किले पर अटैक का मतलब होता है कि आपने भारत पर अटैक कर दिया, भारत की अस्मिता पर अटैक कर दिया है। ठीक है, आपने वो सब किया। उसके बाद लोगों के पास मैसेजिंग ठीक नहीं थी, और वो उसी दिन उखड़ने वाला था प्रोटेस्ट। उखड़ चुका था लोग, मैक्सिमम लोग की ताकत हम क्या जानते हैं, मैक्सिमम लोग जा चुके थे। वो तो टिकैत रोया। टिकैत के अंदर की एक वो जागी अंदर से, क्या बोलूं, चलो गलत हो जाएगा थोड़ा, बट आप एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे जो कैमरामैन में आपस में जो कंपटीशन था, क्या रे केजरीवाल रो रहा है यार। अरे अब देखो, अब केजरीवाल रो रहा है, ये देखो, ये फील ले रहा है पूरी, मनीष सिसोदिया पूरी फील ले रहा है। बड़ा आप देखो, हम लोगों ने सोचा था कि हो सकता है ये जो पूरा एक कठिन समय हो ना, कठिन समय से आदमी कुछ सीख कर निकलता है, थोड़ा मेलो डाउन कर जाता है। भाई साहब ये आदमी मेलो डाउन करने वालों में से नहीं है। ये बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, इसमें कोई शक नहीं है। ही नोज पॉलिटिक्स। अरे ये पॉलिटिक्स, जिस व्यक्ति को शरद पवार जैसा पॉलिटिशियन कह दे, शरद पवार ये कह दे इस बंदे को पॉलिटिक्स आती है, तो भाई वो पॉलिटिशियन तो है। इसमें देखो, अरे इसमें मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जैसे पॉलिटिक्स में तो भाई पॉलिटिक्स करेगा, ठीक है, पर साला राहुल गांधी को नहीं आई आज तक।
राहुल गांधी को मैं तो हमेशा कहता हूँ केजरीवाल इज द सन दैट सोनिया गांधी नेवर हैड। अगर ये सोनिया गांधी का बेटा होता, इसने भाई साहब पूरा राज किया होता भारत पे ना, इसने एक बिल्कुल छत्र खत्म कर दिया होता चुनाव मुनाफ, कह दिया होता अब हमारे पास ही है सब। अब यही होगा। नहीं तो पॉलिटिशियन तो देखो बहुत निकलते ही जो स्पीच तेज है। जो स्पीच दी आपने सुनी, वो स्पीच की नहीं सुनी? जरा सुनिए ये ये स्पीच भी पे मुझे सुनिए, हंसी आई। मनीष सिसोदिया भी सुना। हाँ ये सुनिए जरा। मोदी जी सोनम वांगचुक से डरते हैं, क्यों डरते हैं? सुनते रहो। तानाशाह पढ़े लिखे वैज्ञानिकों से डरना चालू कर दे तो समझ लो उसका अंत आ गया तानाशाह। अब सुनना जो है बोला इसने। एक दिन मोदी जी संसद नहीं गए, पूछा क्यों नहीं गए, बोले महिलाएं सारी मेरे को पीटेंगी। आप लोगों ने बोले अरे मोदी जी आप तो महिलाओं से डर लगने लग गया। क्या घुमाया इसने? संसद में नहीं गए, बोले मेरे को सारी महिलाएं पकड़ के पीटेंगी। आपको सोनम वांगचुक से डर लगता है, आपको महिलाओं से ये डर पागल हो गया, देख रहे हो? आपको केजरीवाल से डर लगता है, आपको ट्रंप से डर लगता है, आपको अमेरिका से डर लगता है। डर डर के कितना जियोगे मोदी जी, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ। इस बंदे ने आग लगा दी, निकलते कह रहे मोदी जी को डर लग रहा था, महिलाएं मुझे मिलके पीटेंगी। मतलब मैंने इतना वाइल्ड, इवन गोइंग बाय केजरीवाल लॉजिक, इतना वाइल्ड कुछ नहीं सुना। महिलाएं मुझे मिलके पीटेंगी। तो अब ये पागल बिल्ला हो गया ये तो भाई। बाहर अब जो ये निकला है इस बार, नहीं बहुत दिनों से चुप भी था ना। तो कुछ निकलेगा गुबार। अब मैं तो भाई इसी तरीके से कह सकते हैं इस बंदे को कि आपको अगर कोर्ट की तरफ से जो शब्द क्या डिस्चार्ज हो गया, हाँ, डिस्चार्ज हो गया है कोर्ट की तरफ से, जो बीजेपी यूज कर रही है। तो जब डिस्चार्ज हो गया है तो अब तो बोलेगा, इतने दिन से चुप था ना। अरे भाई बीजेपी वालों का तो जो हालत थी ना उस दिन, सब बिल्कुल मातम वाली हालत। और ढूंढ रहे हैं जैसे होता ना, क्लचिंग एट स्ट्रॉस। अरे अरे ये क्विट नहीं हुआ है, ये तो डिस्चार्ज हुआ है। इसी पे खेल रहे हैं ये लोग। अब ये बताओ ये हुआ क्या भाई? शराब घोटाला नहीं हुआ, फिर क्या हुआ? भाई हम क्या कह सकते हैं, जो साला आप ना सीबीआई को पता, ना सीबीआई सबूत दे पाई, ना ईडी सबूत दे पाई। हम साला क्या घंटा बताएंगे? वो जो मनी ट्रेल थी वो कहाँ गई मनी ट्रेल? दूसरी चीज मुझे लगता है कि साला भारत के अंदर कोई पॉलिटिशियन चौटाला और लालू के अलावा वो सालों के कांड इतने बड़े थे कि वो चुप नहीं, वो भी निकल ही आते हैं मेडिकल। हाँ वो भी निकल आते हैं, पेरोल हो गया, मेडिकल हो गया, ये हो गया। भारत के अंदर कोई पॉलिटिशियन ऐसे मधु कोड़ा जैसे पता नहीं क्या क्या कोड़े मार के गए हैं लोगों को, किसी का कुछ नहीं हुआ है आज तक। इसका क्या होगा वही लगता है मुझे। अदरवाइज ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि इसके राज में करप्शन नहीं था। भयंकर करप्शन था, कट्टर ईमानदार है इसने। सड़कों पे साला, मैं शब्द नहीं बोलना चाहता लेकिन अब देहाती भाषा में बोल दूंगा, सड़कों पे साला गू बिखरा पड़ा था। इतना बुरा हाल था दिल्ली का। दिल्ली वाज अ स्लम। आज भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा भी नहीं हुआ है। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि साला वो कुछ चेंज कर दिया बहुत ज्यादा, बट उसके राज में तो मतलब ये लगा लो कि काम होके राजी नहीं था। तो उसने तो कह दिया आते ही के नाती के ये बीजेपी वालों ने, मोदी जी ने बेड़ा गर्क कर दिया है दिल्ली का। तो भाई वो तो उसका काम है कहने का। मुझे आप एक बात बताओ, मैं थोड़ा ना आपको ले जाना चाह रहा हूँ। एक काल था 2014 से पहले, ठीक है? शीला तो दीक्षित हम का लोग क्लास। सब सोच रहे थे कि अब जब मोदी जी आएंगे तो पक्का सोनिया गांधी, राहुल गांधी जेल में होंगे, नेशनल हेराल्ड में। चिदम्बरम भी चक्की पीस रहा होगा वहां पर, बगली में एयरसेल मैक्सिस में चक्की पीस रहा होगा। दामाद जी तो अरे वो तो जेल काट के हो सकता है बाहर निकल रहे हैं उस समय, 10-12 साल की काटने के बाद। मैं मतलब इस तरीके के ख्वाब कभी नहीं लिए। आपको लग रहा था ये सब मस्ती में घूम रहे होंगे? मुझे पक्का पता था कि एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन के पीछे उस तरीके से विच हंटिंग करते हुए इस लेवल पे नहीं पड़ता। विच हंट कहाँ है? ये तो ट्रायल तो चलाओ। नहीं, विच तो कोई तो है ना जिसका हंट करना था। नहीं तो ये उसका हंट नहीं हुआ। नेशनल हेराल्ड तब से चल रहा है भाई, 12 से चल रहा है। मैं वही कह रहा हूं आपको कि आप वो पॉलिटिशियन ने किया ना, एक नेशनल हेराल्ड या जो भी है, या अगुस्ता वेस्टलैंड वगैरह, ये सारे पॉलिटिशियंस ने किए हैं। तो एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन को ये लीवे दे देता है। और मैं पहले से इस चीज को समझता था कि देखो मेरी अपेक्षाएं बहुत रियलिस्टिक थी मोदी से, कि भाई उसमें भी ऐसा नहीं है कि सारी चीजें पूरी हो गई हैं, कुछ चीजों में उसने ओवर प्रोडक्टिविटी दिखाई है जो मेरी अपेक्षा से बाहर थी। जैसे कि अब जैसे हम फॉर एग्जांपल सिविलाइजेशनल इश्यूज की बात करते हैं, तो ये राम मंदिर जो था, राम मंदिर हो गया, मुझे नहीं लगता था कि होगा, बट राम मंदिर होने के बाद 10 चीजें और खुली पड़ी हैं
काशी खुला पड़ा है, मथुरा खुला पड़ा है, संबल के बारे में सुना नहीं था लोगों ने, लेकिन वो खुला पड़ा है ना। आप भोजशाला पता नहीं कैसे कैसे के, हमने तो नाम नहीं सुने थे इन चीजों के, तो खुले पड़े हैं आज की डेट में, केसेस चल रहे हैं, राइट। तो ये जो सिविलाइजेशनल इश्यूज है, इन पे मुझे लगता है कि कुछ चीज, दूसरी तरफ आप देखोगे कि जैसे ये अपने बहुत सारे धाम ऐसे हैं, जैसे आप इसकी बात कर लो, वाराणसी की बात कर लो, वहां पर विश्वनाथ, भगवान विश्वनाथ, तो वो वहां पे आप जा नहीं सकते थे यार। वहां पे वही, मैं दिल्ली में जो शब्द था ना, वहां पे भी वो साला गुई बिखरा पड़ा था, इतना बुरा हाल था, सीवर साफ नहीं होते थे, बहुत बुरा हाल, जिसे कहते हैं ना गंदगी से भरा हुआ काशी था वो। आज की डेट में आप जाते हो, आराम से दर्शन करते हो, 50 चीजें ऐसी हुई वो तो अच्छी बात है, पर मतलब इस देश में फिर मान लिया जाए कि भाई कोयला किसी ने नहीं चोरी किया था, ना, किसी ने नहीं चोरी किया, नहीं, ये चोरी हुई पर पकड़ेंगे नहीं, ये हाँ राइट। तो ये कभी नहीं चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला, ये भूल जाइए। कांग्रेस आएगी, मैं स्पष्ट कह रहा हूं इस चीज को, बीजेपी वाले यही करेंगे। कांग्रेस कल को मान लीजिए भगवान ना करे आ जाए, तो कांग्रेस वाले भी यही करेंगे। ये इस देश की नियति है, और देश की क्या, मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पे ये चीज फॉलो होती है। अब क्या आपको लगता है कि जो ये ओबामा गए थे, या उससे पहले बुश वगैरह गए थे, ये क्या बिना कुछ करे निकल गए? कौन गया है बताइए मुझे? गोल्फ खेल रहे हैं बढ़िया बीच में, लोग बेचारे सीबीआई अफसरों के पीछे पड़ जाते हैं, ये अफसर निकम्मा था, अफसर पे इंक्वायरी करो। पर ऐसा चीज ना मैंने आज तक नहीं देखी कि डिस्चार्ज करके उसको डांटा हो अफसर को। और यही जब अफसर थे, तो जरा पढ़िए हाईकोर्ट ने क्या कहा था, जब ये बात कर रहा हूं मैं 9 अप्रैल 2024 की, जब केजरीवाल के अरेस्ट को सही ठहराया था। तो यही जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा, इन्होंने क्या लिखा था, अरेस्ट ऑफ केजरीवाल इज नॉट इन कंट्रवेंशन ऑफ लीगल प्रोविजंस। आगे लिखते हैं, द मटेरियल कलेक्टेड बाय ईडी रिवील्स दैट केजरीवाल कंस्पायर्ड एंड वाज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ एक्साइज पॉलिसी एंड यूज्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। खुद लिख रहा है ये जज। ही इज ऑल्सो allegedly involved in personal capacity in formulation of policy and demanding kickbacks एंड इन कैपेसिटी ऑफ नेशनल कन्वीनर ऑफ आप। मेरे समझ नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट ने भी 30 अक्टूबर 2023 को मनीष सिसोदिया को कहा किंग पिन है ये, और 338 करोड़ की हमने टेंटेटिव मनी ट्रेल पकड़ी गई है। देखो बाद वो कह रहा है तुम्हारा तो इस लायक ही नहीं है कि भाई ये केस बने, उल्टा तुम्हारी पिटाई होनी चाहिए। कई चीजें होती हैं। अब देखो ये भी, इसमें कई लोग जो हैं वो थ्योरीज हैं, सारी कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि ये बंदा जो है वो फोर्ड फाउंडेशन का बंदा रहा है हमेशा से। तो ऐसे फोर्ड फाउंडेशन से जुड़े बंदे को जो जेल हो जाए तो फिर तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी फिर तो। एक तो ये जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है ना, और अभी हम लोग बस जियो पॉलिटिकली पे आ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल से पहले डोमेस्टिक में आ रहे हैं, बिकॉज जो सबसे ज्यादा विलाप हो रहा है वो हमारे देश के अंदर हो रहा है। बट ये हर चीज को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह देखते हैं। मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आता, मैं सोचूं कैसे लाइफ में। मैं एक सिंपल सोच रहा हूँ, वो कहेंगे अरे तुम ऐसे देख रहे हो, इसमें अमेरिका का हाथ है ये चीन द्वारा हो रहा है। मैं वही तो कह रहा हूं, मैं ये बैठ के सोचता हूँ भाई हो क्या रहा है ये। तो अभी ये राहुल गांधी ने कल ही तो भाषण अरे दिया वो है। तो उसने क्या मारा है उसने राहुल गांधी ने तो अब यही डोमेस्टिक में हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस कह रहा है कि बीजेपी और आप मिले हुए हैं। ठीक है ना, आपको अब यूज करेगा बीजेपी हर जगह चुनाव में कांग्रेस के वोट काटने के लिए। उधर केजरीवाल कह रहा है कि ये दोनों मिले हुए हैं, नेशनल हेराल्ड में बाहर है। तो बीजेपी किसके साथ मिला हुआ है एक्चुअली? ओवैसी के साथ नहीं तो देखो अगर और कोई तरीका नहीं है। इफ बीजेपी इज यूजिंग आप टू कट डाउन द वोट्स ऑफ कांग्रेस, तो भी उसमें क्या गलत पॉलिटिक्स थोड़ी है वो तो, मतलब पॉलिटिक्स तो ऑफकोर्स गलत है। हाँ। पर ये पॉलिटिक्स होती आई है, ये पहली बार थोड़ी। अब वो प्रजा राज्यम बनाई थी, प्रजा राज्यम याद है, वो सुपरस्टार था साउथ का, वो वोट काट के फिर कांग्रेस में मिल गया। बताइए कब नहीं हुआ ये पॉलिटिक्स हमेशा चलती आई है। और ऑफकोर्स इट्स इडियोटिक घटिया पॉलिटिक्स होती है। अब साला सजा देनी थी देते, ईडी वीडी कहाँ तुमने साले मरवाली ईडी वीडी की, सजा देनी थी दिलवानी थी दिलवाते, सबूत पेश करते। इतना तुमने बोला, चुनावों में ये भाषण दिए गए हैं अमित शाह नरेंद्र मोदी के द्वारा कि ये करप्ट हैं, ये करप्ट हैं। भाई उनकी तो इज्जत रख लेते,
तो ये आपको करना चाहिए था, आपको प्रमाणित करना चाहिए था। लेकिन अगर आपको इसमें बीच में पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है कि इस बंदे का तो हम यूज कर सकते हैं, इसकी छवि को हमने खराब तो ऑलरेडी कर तो ही दिया आपको है। लगता है इसको यूज कर रहे हैं बीजेपी? आपको क्या लगता है, आपकी क्या यार देखो, थ्योरी को मानते हैं अब आप? वो ये जो पर्दा आपने लगाया है, इसके पीछे क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। यार देखो पर इसमें आप लोग पहुंच but जाते हो ना, इसमें ना नहीं पहुंच- दो चीजें बट हैं। हाँ, ये सारा सोच का खेल है। अगर बीजेपी ऐसा कर रही है तो बीजेपी इज नॉट द फर्स्ट पार्टी जो ऐसा कर रही है, सब ऐसा करते हैं। इसमें दो चीजें हैं देखो, एक तो आम आदमी पार्टी की उपयोगिता कहाँ पे है। दिल्ली में भाजपा की सरकार आ गई तो हारी जाएगी अगर इसको ज्यादा नहीं, खड़ा करोगे तो। नहीं अगली बार नहीं आ रही। बीजेपी अगर यमुना साफ कर देती है या कुछ और काम कर देती है, ऐसे जो जो लोगों को दिखाने दिखते हैं, वाला हो। जो दिखते हैं, वो मेरे को लगता है कि बीजेपी के साथ एक ये चीज हमेशा रही है, बीजेपी जहां पे जाती है वहां पे टिकती है। और दिल्ली की पॉलिसी हमेशा ये रही है कि एक बार कोई आ गया, उसने थोड़ा भी काम कर दिया तो उसको टिका के रखता है। केजरीवाल ने कुछ भी काम नहीं किया तो 10 साल रखा। आप रेखा गुप्ता की ब्रिलियंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। नहीं, हमने- वो ठीक है। मैं बस एक लाइन में बोलूंगा, आप बोलिए। वो चली जाएगी हाँ। थोड़ा टाइम बाद वो हटा दें। ठीक है, वो सब चीजें ठीक है। हाँ। जो भी बयान है या जो भी सारी चीजें, वो सब एक तरफ है। हाँ। पॉइंट है कि बयान तो केजरीवाल ने भी बहुत अनाप शनाप दिए थे, और बयान तो शीला जी के टाइम पे भी उल्टे सीधे होते ही थे। शीला के नहीं होते थे, बाकियों के बाकियों के बाकी होते के थे, होते बाकी थे, के और होते थे। बयान नहीं, डिलीवरी की भी बात है। चलिए खैर, आप अपना कंटिन्यू तो करिए। शीला दीक्षित ने डिलीवर किया, मैं वही बोलने और जा रहा था। मतलब रादर शीला दीक्षित वाज द बेस्ट दैट दिल्ली हैड। उसके करप्शन किया वो एक अलग बात है, करप्शन वो अलग चीज है, वो बट सब काम अलग है। किया। यस, 90 फ्लाईओवर शीला दीक्षित ने बनाए। एकमात्र कैपिटल थी पूरे वर्ल्ड में जिसका ग्रीन कवर जो था बढ़ा था, 2.5-3% से बढ़ा था शीला दीक्षित के टाइम पे। जो पॉल्यूशन जो चलता था, शीला दीक्षित ने एक्चुअली कम किया था। ये फरीदाबाद से दिल्ली में घुसते थे जब हम, तो 2.5 घंटा लग जाता था फरीदाबाद से दिल्ली में आने में। मतलब दिल्ली एक्चुअली दूर थी। या वो शीला दीक्षित ने खत्म किया। 14 मिनट में आज की डेट में हम फरीदाबाद से दिल्ली घुसते हैं। तो नहीं शीला नहीं, दीक्षित आप जो बात was- कंप्लीट कर रहे थे केजरीवाल का, आप कहाँ उपयोगिता देख रहे नहीं, हैं? हाँ, उपयोगिता ये है कि देखो दिल्ली में अब भाजपा आ गई, ठीक है। और भाजपा को लगता है कि दिल स्टे, और वो ठीक है। काम भी उस डायरेक्शन में करेंगे। वो यहाँ पे 2030 तक तो खैर है ही है। हाँ, वो रुकेंगे यहाँ पे अगले टर्म में भी, और आगे भी उनको यही लगता है। केजरीवाल अब यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं होगा, ये भी भाजपा को पता है। ओके। पंजाब में केजरीवाल है, पंजाब में कांग्रेस भी अपना वो कर रही है, और इनका अकालियों के साथ बातें चल भी रही हैं। तो अकालियों के साथ अगर ये मिलते हैं, भाजपा जो है अकालियों के साथ मिलती है, कांग्रेस उधर से वोट काटती है, इधर से आम आदमी पार्टी वोट काटती है, तो इनके रियलिस्टिक चांसेस हैं। अकालियों की एक बहुत अच्छी पकड़ है आज की डेट में पंजाब के अंदर। आप रैंडम 10 लोगों से पूछो, 4 या 5 तो बोल देंगे कि अकालियों को तो देंगे। पंजाब में है, और किस राज्य में हो सकता और कहीं कोई उपयोगिता नहीं है। हर राज्य में वो वोट कटवा बनेगा कांग्रेस का। और इसके अलावा उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। हर राज्य में वोट कटवा बनेगा। बाकी आपने वोट कटुआ कहा और विलाप की बातें करी, तो हाँ, तो अब अगली चीज पे चलते हैं हम लोग। अब अब ये देखिए, बोलना जो चाह रहे हो आप खुद समझ नहीं जाओ। मैंने कुछ नहीं बोला, इनका दिमाग अलग जगहों पे जाता है। बट विलाप से बात आई भाई, खोमेनी वहां मरा, यहाँ जो विलाप हुआ, आहा। और लखनऊ में जो विलाप हो गया, मैं तो देख के दंग रह गया। मुझे पता तो था कि एक शिया कम्युनिटी है लखनऊ में, पर वो जो कल निकली, और फिर तो ऐसे ऐसे बयान आए भाई। इन दीदी का बयान जरा सुनिए, आपने सुना? खुद ही जा रही है। अमेरिका, इजराइल, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये रहेगा, था और हमेशा रहेगा। ता कयामत तक रहेगा। ये दीदी ने एक लाइन और बोली थी, क्या? कि मोदी मुझे जाने दे। तो अच्छा। हाँ, ये वो पूरी वीडियो नहीं है। दीदी अच्छा। ने ये बात भी बोली थी कि मोदी मुझे जाने दे, हाँ। तो मैं इन दोनों को मार के आ जाऊंगी। तो जरा इस कहानी की ना मैं शुरुआत से जरा जानना चाहता हूँ। पहले तो ये बताइए, जब मोदी जी थे वहां इजराइल, तो ये आ रहा है कि भाई प्रीस्ट किंग ऑलरेडी न्यू इट, ठीक है, कि जब मोदी जी से बातचीत चल रही थी, तो क्या यहाँ पे नेतन्याहू ने, लोग कह रहे हैं यहाँ पे फुसफुसा दिया था मोदी जी को कि मैं करने जा रहा हूँ। देख रहे हो आप, ये थ्योरीज चल रही है। तो
हमें नहीं पता कि क्या सच है। फिर हमने, हमारे जो एडिटर है प्रकाश, उसने जूम इन किया, चीजें देखी, तो हमने पाया कि यहाँ पे भी हम आप लोग भी थे यहाँ पर। अच्छा, तो सेम ही ड्रेस में चले गए हम तो केजरीवाल से। आप लोग जब यहाँ थे, जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा भाई आज आप लोग से पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे इसी पल पे बेंजामिन नेतन्याहू जब कुछ फुसफुसा रहे हैं इनके कान में, क्या थी बात? आप लोग सुन पा रहे थे, कुछ देख पा रहे थे? बिकॉज आप लोग के पास एक स्पेशल एक्सेस था इस जगह का। क्या था जी, आप बताएंगे कुछ? यही बताएगा। मैं सुना दो बता दीजिए जरा। ये मतलब ये आज ये बात मतलब क्लियर होनी देखो चाहिए। पीछे- मैं Did पीछे Modi खड़ा know हूँ it? Because Pawan Khera is saying Modi should tell. Owaisi is also saying. नहीं, ये तो एक्चुअली में जितना मुझे सुना था तो ये लोग तो मेलोनी के बारे में बात कर रहे थे। ये दोनों हाँ, इस टाइप से कुछ बात हो Start रही थी। किसने करी थी मेलोनी के बारे में? इसने अरे वो मेलोनी जी अभी भगवा पहन के आई थी ना, तो अच्छा। नेतन्याहू छेड़ रहे थे, आप Actually भगवा में हंस पहन भी के तभी आई रहे भाभी। हम हंस भी तभी रहे थे। हमें हंसी आ गई थी सुन के कि तो मेरी या यहाँ तेरी। मोदी जी को नहीं पता था? मोदी जी को कुछ नहीं पता मोदी था। जी तो देखिए सर्वज्ञ हैं, मोदी जी को सब पता रहता है। ऐसा नहीं है, मोदी जी सब जानते हैं। पता है उनको? मोदी बस जी यूजीसी का नहीं पता था, बाकी सब पता था। यूजीसी में बाबू से गलती हो गई थी। यूजीसी में मोदी जी को बाहर का पता रहता है कहाँ क्या हमले होने वाले हैं, पर मोदी जी को मिस हो जाता है कभी गृह कभार। मंत्रालय तो अमित शाह को दे रखा है ना, इसलिए मोदी जी को नहीं पता था। मोदी जी को बाहर नहीं का पता था, ये बाबू कर देते, नहीं तो मोदी जी तो होने ना देते, ये बिल्कुल है ना। तो बहुत चीजें हो जाती मोदी जी को जो नहीं पता लगती। बट यहाँ पे एक यहाँ से जो चीज हुई, मोदी जी जो लैंड किए और फिर जो हुआ, अब इस पे जरा आप लोग बताइए। बिकॉज ये जो वीडियोस चल रहे हैं उसके बाद से, ये देखिए जरा हो। कश्मीर में है। ये देखिए मारे पड़े अपने को, इनको कोई और क्या मारेगा, ये अपने को ही मार नहीं, देंगे, मार वो ये देखिए। शिया है ना, तो मुहर्रम में हाँ, इनको आदत हो जाती ये है। देखिए कैसे थप्पड़ मार रहा है अपने को। तो ये तो जो अच्छा है ना, ऐसे मारते मारते अगर एक आदमी का ये देखिए, तो ये जो विलाप हुआ, आप पहले तो ये बताइए, अब इस पे जरा खुल के एक लंबी चर्चा करते हैं। कैसे देखते हैं आप जो ये हुआ विलाप भी बताइए, डोमेस्टिक सिचुएशन भी, एंड पूरा जो आपकी और फर्स्ट थॉट्स ऑन व्हाट्स हैपेंड इन ईरान। विलाप होगा ये हमें पता था। मतलब हम जब म्यांमार में हुआ था तो हमने मुंबई में देखा था कि वो कौन सा रजा अकेडमी ने जो किया था वो हमने देखा था। तो ये सब कुछ होगा, दंगे नहीं हुए, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक दंगे नहीं हुए, और फिर उसके बाद उन दंगों में हिंदू नहीं मारेगा, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो हमें पता था कि अगर ईरान में इसके ऊपर मतलब ये तो इनका तो बाप ही हो गया ना एक तरीके से। ये तो अब्बा बोल ही रहे हैं ना, बिहार के वो थे, हमारे अब्बा मार दिए, अब्बा मार दिए, वो बोल ही रहे थे। तो भाई तुम्हारे अब्बा मार दिए तो फिर विलाप तो होना ही था। और उसके बाद भी शांति बनी हुई है, केवल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, दंगे नहीं हुए। और दूसरी चीज क्या है कि ईरान ने बाकी और सुन्नी देशों के ऊपर अटैक किया। हाँ, सुन्नी देशों के ऊपर अटैक किया। इसको इस हिसाब से देखो, इसको ये मत देखो कि अमेरिका के ऊपर अटैक किया। अमेरिका के बेसिस पे अटैक हुआ होगा, अबू धाबी सब हाँ, जगह आसपास, सऊदी अरेबिया। आपने सुन्नी देशों पे अटैक किया, और अमेरिका का कोई एयरबेस जो था वो बुर्ज खलीफा पे तो नहीं था। बुर्ज खलीफा पे अटैक हुआ है। तो इधर उधर हर जगह अटैक हो ही रहे हैं, दुबई तक अटैक हो गए। तो आपने सुन्नी देशों पे अटैक किया है, ये बात साफ है। इधर शिया हैं, उनका अब्बू मर गया, इधर सुन्नी है, इनके ऊपर अटैक हो गया, शिया और सुन्नी का दंगा नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जैसे ये सुन्नी देशों पर अटैक तो किया ही, पर उसमें क्या है ना कि ये जो जितने भी देश हैं, जैसे कि आपका बहरीन हो गया, या फिर क्या नाम है, दुबई हो गया, ठीक है, यूएई, या फिर सऊदी हो गया, सऊदी पे भी किया है ना। हाँ, तो सऊदी पे किया। हाँ, तो ये जो देश है ना, इन्होंने अपना जो तेल है वो इनके अंडर किया हुआ है, यूएस के अंडर एक तरीके से काफी पुराने टाइम से। बीच में बाकी अपना कंपनी बना ली थी, वो एक अलग बात है। और अपनी सुरक्षा भी इनकी जो है वो यूएस के एक तरीके से अंडर आती है। तो इनका अपना कुछ वो तो है नहीं उस तरीके का अस्तित्व। अब जैसे ये दुबई की हम बात करते हैं, तो दुबई इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन जो यूएस की रक्षा प्रणाली है। हाँ, तो पॉइंट यही है कि आप एक तरीके से उनके अलाई को अटैक कर रहे हो, यूएस अलाइज को। शिया सुन्नी वाला एक मामला अलग है, आप उनके अलाइज को भी अटैक कर रहे हो, क्योंकि आपकी रेंज यूएस तक शायद नहीं है। एंड दे वांट कि ये एक प्रेशर बनाए, प्रेशर US बनाए पे कि भाई
ये है, देखो ये हालत हमारी हो रही है तुम्हारी बेवकूफ़ी की हरकतों की वजह से। एंड बाकी जो हम भारत के इनकी बात कर रहे हैं, जो ये भारत में जो चूड़ियां तोड़ रहे हैं ये लोग, हाँ। इनकी जो बात, ये पहली बार हो रहा है क्या? बहुत बार हुआ दिस है इज तो। ऑल नसरल्ला पे भी हो रहा था। आइडेंटिटी क्राइसिस उस पे भी हो रहा था। उससे पहले आप खिलाफत टाइम से ले लीजिए ना, खिलाफत में क्या हुआ है? अरे वो तो- एग्जैक्टली सेम चीज हुई है ना, कि आप टर्की का मामला, साला टर्की में सत्ता गिर रही है, ऑटोमन तुम्हारी फटके हाथ में आ रही है, फ्लावर हो रही है। परम पूजनीय गांधी जी का मार्गदर्शन था हाँ, उस तो वो समय। गांधी जी भी उसमें आ गए थे बाद में कि भैया चलो हमें असहयोग आंदोलन में साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा ड्रामा चला है। और हुआ क्या उसके अंदर? आपके गांव गांव से पैसा इकट्ठा किया गया था खिलाफत के टाइम में। वो जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब में लिख के गया कि भैया हम लोग पॉलिसीज के लिए, हम लोग सहयोग के लिए पैसा मांगते थे, हमारे तो इकट्ठे होते नहीं थे। ये साला टर्की वाला उल्लू का चरखा वो गया और उसके लिए 2 मिनट में पैसे इकट्ठे हो गए। ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है अपनी पुस्तक में। छोटे छोटे बच्चे देखिए जरा क्या क्या बोल रहे हैं, आपने शायद ये देखा हो वीडियो। साथ क्या करना चाहिए? मैम इजराइल के साथ तेज नेस करना चाहिए, इजराइल को मारना चाहिए। उन्होंने हमारे खामने सबको मारा है। हम भी आप जैसे समाज में बच्चे मारे जाएंगे। अगर मैम हम बड़े होते ना, हम अभी इजराइल में जाके उससे सीने में चक्कू मार देते, चाहे कुछ भी बोला था। इजराइल के सीने में चक्कू पड़ते ना, जेल काट लेते, जेल काट लेते। मारते। और अपने देश में ऐसी कोई घटना घट जाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम अगर अपने देश में घट रहा तो घटी हुई है। एक ये मोदी, वो भी वहाँ जा जाके इजराइल के साथ दे रहा था पिछली बार भी, और अब भी इजराइल के साथ है। तो बम देकर आया वो कल परसों मोदी खामनाई साहब के पास गया, उनकी हर जगह देख के आया, कहाँ वे बेटे, कहाँ रोज़ इफ्तार करे, कहाँ वे नमाज पढ़े, कहाँ वे अपने घर पे सोवे। और उसने देख के सारी इजराइल को बतला, इजराइल ने हमारी भाई हमला करा। हाँ जी, लड़के में पूरा पोटेंशियल है वो बनने का। बहुत रोया मैं, सुनो। इसी तरीके से मोदी जी को कुछ हो जाता तो, इससे जाके मोदी जी को कुछ हो जाते फिर रोते हम। मोदी जी को हम क्यों रोते? नहीं रोते मोदी जी, रोते हम। मैम जब हमारे मोदी को कुछ नहीं लगता तो हम उसके लिए क्यों रोते? सो क्लियर भाई, मैं तो दाद देता हूँ। आप क्या देखिए जरा, क्लैरिटी है इस clarity बंदे देखिए। को। आप यहाँ पे इसको देखना, लड़के का आवरण जो है, जो वेशभूषा है, उस पे शांति के कबूतर उड़ा रखे हैं और अंदर जहर है। यही असली पहचान है, यही पहचान है। शांति के कबूतर तो उड़ाओ लेकिन अंदर जहर भरो। इस लड़की ने बस एक गलती करी इससे पूछते हुए कि अगर तुम्हारे जैसे मासूम, ये मासूम नहीं है। आप देखिए जरा ये क्या है सोच। तो वो जो थी ना पिक्चर जिसमें के मेनन का डायलॉग था, वो क्या यहाँ पे बच्चे नहीं है, ये वही है ये। नहीं, एज से अगर मासूम होने लगे तो फिर तो भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, ये मासूम कहीं नहीं है, ऑल ये अबाउट गलती- विचारधारा ना आप आपके। बचपन से अगर सुनते आ रहे हो कि उम्मा ही सब कुछ है, उम्मत ही सब कुछ है, ये नेशन कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। आपके जो बड़े बड़े नेता हैं वो ये बोलते आ रहे हैं कि इस्लाम पहले, नेशन अगर कुछ बच गया तो उसके बाद। कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का कोई पूछ नहीं है, कुरान पहले, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बाद में। तो ये सब, और अगर नेशन और इस्लाम में से अगर किसी मुसलमान को चुनना पड़े तो इस्लाम को चुनो। तो ये अगर आपके बड़े बड़े नेता ये बोलते आ रहे हैं तो बच्चे तो यही बोलेंगे ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, आप तो शिया सुन्नी की बात कर रहे थे। जब शिया मारे जाते हैं पाकिस्तान में तो दे बचा बच शिया मारे गए, तब ये लोग नहीं विलाप करते, तब ये नहीं बाहर आते। आपने देखा है ये? अरे तो कल- शिया सुन्नी भी नहीं, शिया में भी सेलेक्टिव है ये। हाँ, वहां पे आराम, पाकिस्तान से प्यार है, है ना? पाकिस्तान से अलग है। तो अभी वो मेवात की वीडियोस नहीं आ रही थी कि वर्ल्ड कप मुसलमान को मार ले, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, वही मैं कह रहा हूं ना। मुसलमान को मार ले, शिया मर जाए, बलूची को मार दे, कोई फर्क नहीं इनको पड़ता। तो ये लखनऊ में शिया सुन्नी दंगे तो बहुत होते थे। अरे लखनऊ का मंजर देखिए ना, लखनऊ में विलाप हो रहा है, ये पर देखिए, लखनऊ नहीं, तेहरान नहीं, लखनऊ है। देखो जरा, देखिए जरा, ओहो ओहो हो। अब मतलब एक मुहर्रम और बनाया जाएगा क्या? लग तो यही रहा है, मतलब इतने लोग आ गए। ये मैं इस एरिया, देखो सर मार रहा है वो, अपना सर पिटे जा रहा है ये। अरे लोगों के दिमाग में क्या गोबर भरा हुआ है यार, सीरियसली। ऊपर क्या भरा है यार, कमाल हो गया ये तो। मतलब ये बड़ी डेंजरस बात है एक्चुअली। तो हम लोग हंस के उड़ा दे रहे हैं, नथिंग हैज चेंज्ड। मतलब ये बढ़ती हुई प्रॉब्लम है। हाँ, ये खराब ही हुआ है। और पहले ये खराब ही हुआ है। आपने एक देश बना दिया पूरा, एक देश क्या, इंडिया का 1/5 ऑफ हिस्सा आपने दे दिया। उसके बाद भी प्रॉब्लम ज्यों की त्यों है। आज भी 1920 में खड़े हो आप, और 1920 का जो क्या बोलते हैं वो खिलाफत है, वही हो रही है। उससे ज्यादा डेंजरस है अब उससे ज्यादा डेंजरस है। ये कुछ भी कर सकते हैं अब, प्लस और यंत्र आ गए इनके प्लस।
टेक्नोलॉजी भी खुल गई है, तो देयर इज नो एंड टू वेयर दिस कैन गो। एंड हाँ, तो अब देख लीजिए ना, ये जो रेडिकल माइंडसेट है, इसने वो सलीम वास्तिक के साथ क्या किया मैं है। वही बोलने जा रहा था, आपने बोल दिया। मैं पढ़ लेता हूँ सलीम प्रतिमा। वास्तिक इज बेटर नाउ। अच्छी खबर ये है। और जिसने उसके साथ ये किया था, ही इज डेड नाउ। उसको बाबा जी ने समझा दिया। तो ये जो हमारा डिस्कशन भी हो रहा था, मेरा मम्मी के साथ हो रहा था, खैर, तो योगी जी की स्पीच आई थी कि ये सब चलेगा नहीं। हाँ। और उसके बाद मैंने कहा था मम्मी एनकाउंटर होगा। एनकाउंटर हुआ, और अभी दो बाकी बचे है। हुए हाँ, हैं, हाँ। वो भी कोर्ट में ट्रायल मुश्किल है, मेरे को लगता है वो कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा उनका भी। और जो ये आप नहीं, वो भी एक्चुअली में भागने की कोशिश करेंगे पुलिस वालों से, तो वो पुलिस जो है वो अपना बचाव करते हुए शायद गोली चलाए। एक आधे को पुलिस पे हमला करोगे क्या हाँ, करेगी सही बात पुलिस? है ना। बेचारी भी तो कुछ करेगी। यार ये देखो ना, अब साला राजस्थान में वो हुआ कन्हैया टेलर वाला, आज तक नहीं हुआ। आज तक वो बेल पे शर्मनाक बैठे है वो। हुए। बेल पे घूम रहे। वो तो शर्मनाक है वो तो यार। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोई ग्राउंड नहीं है इनकी बेल रिजेक्ट करने का। सोचो जरा। नहीं, देखिए और ये सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल वो हो जाता है। एनसीईआरटी में कैसे लिख दिया आपने? 8वीं की कक्षा में, और जो लिखा है वो कोई कुछ गलत भी लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ वो तो- गलत लिखा है वो। और मोदी जी भी कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मोदी जी की रेड लाइन है। लोग कहते हैं मोदी जी की रेड लाइन है जुडिशरी, और भी है रेड लाइंस। भाई, वो आप क्या महाभियोग- सोचते हैं? ये तो कानूनी प्रोविजन है ना, संवैधानिक प्रोविजन है, महाभियोग लाना और ये सब कुछ जो होता अरे है। ये अब उठ चुके हैं उससे यार। इस पे पूरी एक्चुअली तो आई डोंट नो हम लोगों ने कैसे ये टॉलरेट कर रखा है जो जुडिशरी का चल रहा है। सही बात है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं था। जो फर्स्ट जजेस केस हुआ, सेकंड जजेस, कैसे इन्होंने पूरा हथिया लिया ये हाँ, सिस्टम। वही। मतलब कहाँ इनका कंसल्टेटिव रोल था और कॉन्करेंस चाहिए थी, फ्रॉम कॉन्करेंस टू कंप्लीट अथॉरिटी। यार अब तो आप पार्लियामेंट्री चीजों के ऊपर बात करने लग गए हो। ये बिल आपने कैसे दिया? हम देखेंगे इसको, हम करेंगे इसको। हर चीज में आपका से होता है। जब तक आप पारित ना कर दो पार्लियामेंट के ऊपर, तो आप बैठे हुए हिसाब से। जब तक कोई भी बिल आपसे पारित ना हो जाए तब तक वो लागू नहीं होता। 370 हटेगा कैसे? पहले सुप्रीम कोर्ट बताएगा। 370 कोई भी देख लो। सीए, वक्फ, मतलब देयर इज नॉट अ सिंगल लेजिस्लेशन जिसपे सुप्रीम कोर्ट ना बैठा। और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद कहता है इलेक्शन कमिश्नर चुनने में भी यार हमें भी एक सीट दो। वो एक पैरेलल पार्लियामेंट बन के काम कर रहे हैं एक तरीके से। आप कहते हो कि डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट ही डेमोक्रेसी को जिंदा रखेगा? क्या ये डेमोक्रेटिक चीज है? ये तो फिर अथॉरिटेरियन हो गया ना। आपने वो 4-5 जजेस वो भी अपने आप ही चुन के आ रहे हैं। हाँ, हमने तो नहीं चुने। 2/3 तो अंकल आंट है एक दूसरे के। कुछ ऐसा आया था बीच में, अंकल सिंड्रोम। इसका आया था चंडीगढ़ हाई कोर्ट का। हाँ, किसी का आया था मुझे। इस हाई कोर्ट में ये है कि हर जो दूसरा बंदा है, हाँ। हर जो तीसरा बंदा है, वो एक दूसरे का चाहता है। हाँ। तो जस्टिस कितने जस्टिस चैलेमेश्वर, जस्टिस वर्मा, सबने कहा है, पर इनको भैया सुनना नहीं है। एक और देश है जो भाई किसी की सुन नहीं रहा है। तो देश है वो है पाकिस्तान। ठीक है ना? वो देश है वो कबीला है वैसे तो। राइट वर्ड इज उसका कबीला जो है। आज सुबह जब उठे ना तो पता लगा कि नूर खान एयरबेस पे अफगानिस्तान ने ठोक दिया। यार जिस देश के पास एयर फोर्स नहीं है, उसने आपका यार वैसे सही बताऊं, ये सुनने के बाद ना हमने जो ऑपरेशन सिंदूर में किया था मुझे थोड़ा सा छोटा लगने लगा। हाँ, मैं भाई अब मैं कल ही मैं रिकवर कर रहा था इस एड से। ये एड देखा होगा आपने, और इस एड पे क्या ब्यूटीफुल इन्होंने आगे कंटिन्यू किया है। देखो जरा। अफगानी हो, पाकिस्तान पर हमला करोगे? अच्छा जी। ओए तुम्हारे पास एयरफोर्स भी है? अच्छा जी। ठीक है। तंदूर चलाने के अलावा तुम जंगे भी लड़ते हो? अच्छा जी। ठीक है। तुम इंडिया की प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान पे हमला करोगे और बच के चले जाओगे? अच्छा जी। ठीक है, समझ गया। हमारे फील्ड मार्शल ने तो तुम्हारे अबू इंडिया को नहीं छोड़ा था, तुम क्या चीज? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तुमने उंगली किया ना, अभी बताता है। Afghanistan Pakistan tensions are also peaking. News breaking first here on NDTV. Now the Taliban has come out and said that it's targeted Pakistan's Noor Khan air base. एक आता है और दूसरा चला जाता है, और जब दूसरा आता है तो पहला चला जाता है। You know how this works, buddy? और फिर तो जो इनके जो मीम्स की जो बौछार आई है पाकिस्तान और नूर खान एयरबेस की, तो एक से एक रेसलिंग मीम्स और ना जाने क्या क्या आई। ये नूर खान एयरबेस एंटर किया।
गया, पेल दिया पहले इंडिया ने, फिर दिया लो बेटा अफगानिस्तान। ऐसा मुल्क मैंने नहीं देखा, मतलब मुल्क तो वैसे इसको कहना गलत है, बट ये अब कल वहां पे ये लोग चढ़ लिए यूएस कॉन्सुलेट पे कि हमारे शिया भाइयों के साथ बुरा हो रहा है, उन्होंने मारा, फायरिंग में 20 मर गए। हंसी आ रही है, मरने पे भी इनकी हंसी आ रही, मैं क्या करूं इस पे। 20 ने चिपका दिए वहां पर। उतने में शहबाज शरीफ चिट्ठी लिख रहा है सबको, ब्रदर दिस इज वेरी सैड व्हाट हैज हैपेंड। इनको भी चिट्ठी लिख रहा है, सेम टेक्स्ट ऑलमोस्ट। उधर चिट्ठी लिख रहा है, मतलब ईरान को भी चिट्ठी लिख रहा है, उधर यूएई को भी चिट्ठी लिख रहा है। ये स्किल सेट तो पाकिस्तान के पास हमेशा से है ना, पर इधर भी चाटो उधर भी चाटो। अब अफगानिस्तान से भी लड़ रहा है ये। अब एक बात आप मुझे ये बताओ, इन्होंने जो पैक्ट साइन किया था सऊदी अरब के साथ कि अगर तुम पे लड़ाई हम पे लड़ाई, तुम पे लड़ाई तो हम पे लड़ाई, नेटो बोला जा रहा था, मिडिल ईस्ट का नेटो हो गया ये। हाँ, तो ये अब होगा, आपके हिसाब से फौजें जाएंगी, लड़ेंगी? सऊदी के बाद क्या क्यों ही जाएगी? ये पाकिस्तान की फौज सऊदी जाती थी याद है ना आपको पुराने टाइम पे? पाकिस्तान की फौज सऊदी जाती थी कि चलो भाई आप तेल दो हम फौजी देंगे। आपको क्या लग रहा है वो अरबी इनको बचाने आएंगे? अरबी इनको अपने मुल्क में नहीं रखते। नहीं तो अब तो ये भाई पाकिस्तान को उम्मा की कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना भाई। एक ही न्यूक्लियर एटमी शक्ति तो एक ही है ना। इनके पास साला पीने को पानी तो है नहीं, उम्मा को चुम्मा लेंगे तो पीने को पानी नहीं, साला आटा नहीं है तुम्हारे देश में, टमाटर नहीं, दाल नहीं, इंडिया की कॉन्स्पिरेसी, सब इंडिया की कॉन्स्पिरेसी है, सब इंडिया की। वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, इंडिया की कॉन्स्पिरेसी। आप अफगानिस्तान ने इनको पेल दिया, इंडिया की कॉन्स्पिरेसी। इंडिया की प्रॉक्सी बन के आए हुए हो, इसलिए ना इंडिया बोला भी नहीं, इन्होंने भारत बोला। इसीलिए इसमें इस जो ऐड आपने दिखाई अभी, ये अब एक बात वैसे सोचने वाली है कि इन पे इससे अच्छा जगह क्या हो सकती है यार हमला करने का। मैं तो ये सोचता हूँ कि अफगानिस्तान से भी जूझ रहे हैं, इंटरनल भी जूझ रहे हैं, मारो सालों को एक लात। और मेरा तो बड़ा टेम्पटेशन होता है यार। टेम्पटेशन हमारे यहाँ बैठे बैठे तो होती है, पर अंदर वहाँ पीछे क्या बातें करते होंगे वो बैठ के अंदर, जो करने वाले हैं इस काम को उसका हमें नहीं पता कि ये देखो एक जो पूरी चीजें जो चली हैं उसके बीच में जो आइसिंग ऑन द केक है वो ये है कि दुबई में भर के मिसाइलें लोगों ने यूं ही रिकॉर्ड करी हैं कि ऐसे मिसाइल आ रही हैं, यहाँ फटा है, यहाँ बुर्ज खलीफा में फट गया, ये हो गया वो हो गया। इधर से पाकिस्तान एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट तो फाड़ ही दिया पूरा। नूर ये अब पाकिस्तान का एयरबेस हमने अफगानिस्तान ने फोड़ दिया। हर जगह तबाही हो रही है, हर जगह। कोई भी कंट्री हो, चाहे जहाँ बहरीन हो, सऊदी हो, तबाही दिखी हर जगह, है ना। वो एक्चुअली में इंडिया में पाकिस्तान ने भर के मिसाइलें मारी, भर के। कोई एक जगह ऐसी दिखी आपको जहां पे बॉर्डरिंग एरियाज को छोड़ के जहां पे कुछ इम्पैक्ट हुआ हो? ये तो नहीं, तो तारीफ करनी पड़ेगी। बॉर्डरिंग में भी आप क्या बात कर रहे हो? बॉर्डरिंग में थोड़ा बहुत भाई, यार आपने साला हजारों ड्रोन डाल दिया, उनमें से इक्का दुक्का कोई गिर गया है। वही मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि पुंछ में एक आधा जगह हो गया। वी आर ऑन द सेम पेज। ये एक इनक्रेडिबल अचीवमेंट थी, इनक्रेडिबल भाई, आर्म्ड फोर्सेस की। मतलब आप ये देखिए कि इससे बड़ी अचीवमेंट है ही नहीं इस मॉडर्न टाइम में। बड़ी एंड फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो टू एक्ट दिस वाइजली। ये नहीं कि नेवर एंडिंग वॉर में हमें ले गए उस समय, बिल्कुल जैसे रशिया यूक्रेन 4 साल से हो गए। और हमारा जो इकोनॉमिक जो अभी हमारा हम ऊपर जा रहे हैं 7.8 का अभी कुछ आया है, तो वो भाई नहीं होता अगर वॉर में चल रहा होता देश, तो नहीं होता है। सही बात है। तो क्या देखते हो आप इसमें? अब इंडिया का जो तेल आ रहा है, इंडिया का जो रोल है, इंडिया ने एक बड़ी कमाल की चीज करी कल, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो। मोदी जी ने यूएई के नाम एक ट्वीट लिखा कि भाई माय सॉलिडारिटी विद द ब्रदर्स इन यूएई, एंड उनके साथ जो किया। और ईरान में ये लोग रोते रहे, पवन खेरा वगैरह रोते रहे कि कम से कम ये तो व्यक्त कर दो। मैं पवन खेरा जरा सुनाना चाहूंगा आपको, सुनिए। ईरान में आयतुल्लाह खामेनेई की इजराइल और अमेरिका के हाथों हत्या हो गई। 24 घंटे गुजर गए, हिंदुस्तान की सरकार, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एक शब्द इजराइल और अमेरिका की निंदा में आपने नहीं सुनाई। कितना दर्द है इसको। भारत हमेशा एक मॉरल लीडरशिप देता था विश्व को। भारत की तरफ पूरा विश्व हमेशा देखता आया। नैतिक नेतृत्व क्यों देखता है? वो मॉरल लीडरशिप, वो मॉरल कहां गई? अब हमारा खत्म हो गया। कोई बात नहीं,
कुछ 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी सुनिए। जी इजराइल की यात्रा पर थे, किसी को नहीं समझ में आया क्यों गए। हम्म। लौटने के 48 घंटे के भीतर हिंदुस्तान के पुराने दोस्त ईरान पर नरेंद्र मोदी जी के नए दोस्त इजराइल ने हमला। ये बहुत बड़ी बात कही है। मैं आपसे चाहता हूँ इस पे आप पूरा एनालाइज करें। नया दोस्त, पुराना दोस्त, मोदी जी वहां थे। भाई क्या है, अब आप देखो बोलिए कितना पावरफुल आदमी है मोदी। है, मतलब उसके कहने पर इसराइल ने ईरान उड़ा पर दिया। हमला कर दिया। देख हमने क्यों मार पावर तो दिया? है यार, देखिए ये मानने तो की बात है। सही है यार। मुझे लग रहा है अगर वो कार चढ़ते में वक्त भी अगर मोदी जी ने यूं कर दिया होता है तो रोको अरे नहीं, रोको अबॉर्ट अबॉर्ट। नहीं, वो नहीं, रुमाल तो गिरा के आए मोदी हैं। जी का तो वो आया भी है ऐसे करते हुए। अच्छा, अंडरटेकर वाला। तो ये जो पावर इन्होंने देखी मोदी जी के अंदर, तो ये इसी वजह से मोदी जी जीत रहे हैं। वोट चोरी भी इसीलिए कर लेते हैं वो, है ना। कुछ वो कर लेते स्किल सेट ही अलग है भाई। मोदी जी का जब स्किल सेट अलग है। खामनेई को मरवा सकते हैं। हाँ, वोट ये चोरी छोटी क्या मोटी है? चीजें हैं जो आप क्या बात वोट कर रहे हो। ये छोटी मोटी चीजें हैं सारी। अभी बंगाल में, तमिलनाडु में, साला पौंडीचेरी में हर जगह चुनाव जीतने वाले देखना। बंगाल एक नहीं है सीट- वो, बांग्ला है। बांग्ला, अच्छा। बांग्ला में तो वैसे वहां ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। आपने देखा, दिल्ली आकर के कोर्ट में बहस करने लगे। लग रहा था जज को भी डांट देंगे जिस तरह से बात हर कर रहे जगह वोट चोरी होने वाली है। अभी देखना तुम, देखना जहां जहां वोट कम हुए इनके, वहां वोट चोरी। नहीं, पर वैसे ऑन अ सीरियस नोट, ये इंडिया की क्या होनी चाहिए, इस पे पूरा जो स्टांस है, आप सेटिस्फाइड हो जो चल रहा है अभी? एंड गोइंग फॉरवर्ड ये जो तेल वाली सिचुएशन है एंड ईरान, आप कैसे देखते हो? ईरान कितना लंबा भी जाएगा? क्या भाई देखो, ऐसा है, वैश्विक युद्धों से अगर आपने कुछ सबक लिया है, जो पिछली सदी में जो 2 विश्व युद्ध हुए हैं, अगर उनसे आपने कुछ सबक लिया है तो ये सबक लेना चाहिए कि भैया ज्यादा घुसो मत, ज्यादा अपने अंदर तिल्ली मत लगाओ। दुनिया लड़ रही है, साले मरो। हम उसमें ज्यादा पड़ेंगे तो हम अपनी पूंछ में आग लगा लेंगे। वैसे पूंछ में आग लगाने के बाद लंका जल जाती है कई बार, वो अलग है, पर हम हनुमान जी नहीं है ना। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आप इसमें देखो एक बहुत सही बात ये है कि आप अगर पूरे मुद्दे को देखोगे ना, आपका क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से बोलना। मैं कह रहा हूँ ये युद्ध कहाँ जाते हुए देख रहे हो और इंडिया का क्या अच्छा, रोल इंडिया का होना स्टांस, चाहिए इंडिया का इस स्टांस, पूरे में? इंडिया का स्टांस। देखो, इंडिया का स्टांस जो अभी तक है वो इजराइल के फेवर में ज्यादा दिखता है ना। उन्होंने कुछ नहीं बोला ईरान के ऊपर, या इजराइल ने कुछ किया नहीं किया उसके ऊपर भी कुछ नहीं बोला। सऊदी के साथ सॉलिडेरिटी दिखा दी, ठीक है, दिखानी भी चाहिए थी क्योंकि इनका अभी पैक्ट भी साइन हुआ है, दिखानी भी चाहिए थी, सब कुछ सही है। ठीक। अब ईरान में खामनेई गया, सत्ता परिवर्तन होगा, पॉसिबिलिटी बहुत तो है, बड़ी चीज है भी अभी। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि सत्ता परिवर्तन हो जाए क्योंकि वहां की तो पब्लिक तो खुशी है ना इस चीज से। उसका एक और चलो खैर, आप पूरी बात करो फिर बोलते हैं। और उसके बाद अभी सत्ता परिवर्तन अगर होता है, किस ऊंट किस करवट बैठेगा ईरान में, वो उसके बाद पता चलेगा। अगर ये सॉलिडेरिटी दिखाते खामनेई के साथ, तो आप इजराइल के साथ भी, इजराइल के अगेंस्ट बोलना पड़ेगा आपको इन अ वे, ठीक है। खामनेई के साथ अगर आप इस पूरे मुद्दे पे चुप रहते हो और वहां पे देखते हो कि ऊंट कौन सी करवट पे बैठता है, सत्ता परिवर्तन होता है या नहीं होता है या क्या होता है, उसके बाद अपने आप स्टांस को आप दिखाते हो कि हाँ भैया ये सही हुआ नहीं हुआ, उसके लिए वेट कर रहे हो, तो उसमें क्या बुराई है? नहीं, बहुत वाइज डिसीजन है मेरे ख्याल से, तो अभी तक बहुत वाइज चली है। बिकॉज अगर आपने खोमेनी के साथ सॉलिडारिटी दिखाई होती, दैट वुड हैव बीन टेकन एज एंटी इजराइल एंड एंटी यूएस। ये एक बात फैक्ट। आपको लगता है रजीम चेंज हो पाएगी? इतना आसान है रजीम चेंज होना? यार देखो, कोई पहली बार नहीं है। 1953 में इन्होंने रिजीम चेंज कर दी थी, बहुत जमाना अलग था। मैं आपको बताता हूँ ना, ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। ये क्या नाम था उनका? पहलवीज शाह पहलवीज जो थे, वो 1920s से वहां पे राज कर रहे थे, ठीक है। 1953 में एक काइंड ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई थी, ठीक है। उसको विद इन, और वो उन्होंने क्या किया था, क्योंकि ये जो अमेरिका था, ये वहां का तेल का संसाधन जो था वो लूट रहा था, ईरान का। तो उन्होंने नेशनलाइजेशन कर दिया था ऑयल का, और कहा था कि आज के बाद ये ईरान की संपत्ति है, ईरान जो चाहेगा वो डिसीजन लेगा। विद इन वीक्स
या उससे भी कम में वो सरकार गिरवा दी थी इन्होंने। और कैसे गिरवाई थी? सीधा सीधा मतलब उन्होंने ये चीज़ें डाल दी थी कि भाई लोगों के दिमाग में कि ये जो लोग आ गए हैं ना, ये ईरान को खा रहे हैं अंदर से, ये गद्दार हैं, ये दिमाग में भर दिया था। और उसके बाद विद इन डेज वो सरकार गिर गई थी। उसके बाद आप देख लीजिए 1979 में जो और वो इन्होंने क्या किया, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन, इन्होंने लोगों के दिमाग में क्या डाला कि ये जो दोबारा से पहलवी बिठा दिए हैं ना, ये अमेरिका के पिट्ठू हैं। मैं कुछ और बोलने वाला था, लेकिन ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, ठीक है। तो ये लोगों के दिमाग में डाला और फिर उसके बाद रिजीम चेंज हुआ और अब फिर से हो रही है। अब इसमें हम इस पॉइंट ऑफ व्यू में जा सकते हैं कि क्या आज ये पॉसिबल है? भाई देखिए क्या है ना, अमेरिका जहां पिछले रिकॉर्ड देख लीजिए ना, रूस के आसपास कौन से ऐसे देश हैं जहां इन्होंने अपनी सरकार नहीं बिठाई? ये 90s के बाद देख लीजिए कहाँ पिंक रेवोल्यूशन, ट्यूलिप रेवोल्यूशन, फला ढिकड़ा, पता नहीं कैसी कैसी रेवोल्यूशन चला के रेवोल्यूशन सारे अरब कंट्रीज में देख लीजिए, अरब स्प्रिंग वगैरह में जो चले हैं। एक बात आपसे बताऊं, ये जहां जाते हैं बेसिकली यहाँ पे वो सत्ता परिवर्तन कर देते हैं। अरे वेनेजुएला देख लो, ये तो आज का एग्जांपल है। वेनेजुएला और ईरान बहुत अलग है। वो ठीक है। ईरान नहीं, आप जो कहना चाह रहे हो मेरे को एक बार बताओ, फिर मैं उसका। मेरे हिसाब से इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। ये रिजीम चेंज हो नहीं पाएगा। इजी और का एक हो सकता है मामला। मुझे लगता है होगा नहीं, ये मेरी प्रेडिक्शन है। रिजीम चेंज नहीं हो पाएगा और ट्रंप इंटरेस्टेड भी नहीं है करने में। ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी, अगर ध्यान से हम लोग सुने, उसने कहा भाई हम इनको एलिमिनेट कर देंगे, बाकी इट इज अप टू द पीपल टू टेक ओवर। पीपल कैन नॉट टेक ओवर लाइक दिस अंटिल एंड अनलेस 70-80 से ज्यादा % लोग अलग हों और सड़क पे उतर आए। पर हम उसकी बात को फेस वैल्यू पे क्यों लें? एक सेकंड, मेरी बात तो सुनिए। एक तो पहली बात, ये बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं उतारेगा ईरान में। आप लिख लो ये चीज। जब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं उतरते, दिस वोंट बी पॉसिबल। 2003 में उतर गए थे इराक में, तब भी क्या कर पाए ये? ठीक है, इराक में भी इन्होंने हटा दिया था उसको। तालिबान में भी क्या किया इन्होंने अफगानिस्तान में? फाइनली तालिबान वापस आ गया। व्हाट डिड दे डू इन वियतनाम? वियतनाम में भी मुंह की खा के गए थे ये लोग। हाँ, मुझे नहीं लगता रिजीम चेंज हो पाएगी। टॉप के कमांडर्स इन्होंने हटा दिए। ट्रंप एज वी टॉक राइट नाउ, इससे ही मैं बात करना चाहता हूं इनसे, ठीक है ना। और बहुत ही ज्यादा डीप पॉकेट्स है ये IRGC की, जो आपका ये ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है। मुझे नहीं लगता। और खोमेनी को ये एक रिलीजियस लीडर भी मानते थे, क्लेरिकल। इसके साथ जो इनके रूट्स जुड़े हुए हैं, आप पाओगे ये बहुत बड़ी चीज होने जा रही है। इट इज नॉट गोइंग टू एंड सो इजीली एंड आई डोंट थिंक अ रिजीम चेंज विल हैपन। ये मुझे लगता है। नहीं देखो, अब क्या है ना, वो जो वो बंदा तो मर गया है, जो जिनका स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर था, वो तो मर गया, सुप्रीम लीडर, राइट। खबरें तो ऐसी हैं। अभी आज मैं वो तो मर ही गया, वो तो मर ही गया है। बट उसका इम्पैक्ट बहुत सिवियर है। ही इज नॉट सद्दाम हुसैन, राइट। दिस मैन इज रिलीजियस। मैं ये कह रहा हूँ बात, राइट। तो ये एक फोटो सुबह वायरल हो रही थी कि वो जो काम नहीं है, वो सहारा मरुस्थल में कहीं घूम नहीं, वो तो फर्जी बात है। हाँ, तो ये देखिए क्या है ना, जो मेन बंदा था वो तो मर गया। अब कौन आएगा? पॉइंट ये है ना, कौन आएगा? सक्सेसर्स तो बहुत हैं अभी। सक्सेसर है वो अब मान लीजिए सक्सेसर जो है वो यूएस के साथ मिल गया हो बैकग्राउंड में, हमें पता है, किसी को नहीं पता, मुश्किल है। नोबडी नोज। तो ये यूएस केवल फ्रॉम दिस फैमिली हैज टू कम, शाह या किसी को ही आना पड़ेगा। दो यूएस बहुत मतलब आप ये लगा के चलिए, अनटिल अनलेस उनको जियोपॉलिटिकल फायदा नहीं हो रहा या फिर फाइनेंशियल फायदा नहीं हो रहा, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस पचड़े में पड़ेंगे नहीं। इस पे मुझे आप बताओ, आपके हिसाब से ये इस पचड़े में क्यों पड़े? ये आपकी थ्योरी क्या है? इस पे बहुत थ्योरीज चल रही हैं भाई, फिर मैं आपसे भी जानूंगा ये। देखिए कई फायदे हो सकते हैं। ईरान बेसिकली एक ऐसी जगह है जहां से आप साइड में उसके फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत हैं इस साइड, उस साइड में आपका तो वो जो तो अरब कंट्री पाकिस्तान है ही, एक डस्टबिन मिला हुआ है इनको, वो तो फिर मिला हुआ है। वो तो रीजन आपके हिसाब से, व्हाट इज द रीजन व्हाई हैज यूएस स्ट्रक ईरान राइट नाउ? आपके हिसाब से क्या रीजन है इसका, जो आप देखते हो इस पूरी चीज से? यार देखो, ये है तो जियोपॉलिटिकल ही मामला। अब इसमें ऑयल वगैरह आप लेके आओ, ऑयल तो उसने वेनेजुएला से भी एक तरीके से ले लिया है। तो पहले से ही चल रहा है ना इनका। तो नहीं, न्यूक्लियर वाली चीज तो 6 महीने पहले थी, जब इसने लिमिटेड स्ट्राइक करी, 12 दिन युद्ध जिसको ये लोग कहते हैं। उसके बाद ये अब इस पर कई थ्योरीज चल रही हैं, ठीक। एक चल रही है, अरे एप्स्टीन फाइल से और मिड टर्म को देखते हुए
इन्होंने इसको कर दिया, ठीक, विच आई डोंट बाय, ठीक, theories ही हैं हाँ, ये थ्योरीज वो theories ही बट हैं, एक उसका चीज कुछ हुआ है नहीं। जिस एक देश को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इस चीज से, दोनों चीजों से, वेनेजुएला और ईरान, दैट इज चाइना. चाइना was getting a lot of oil from Venezuela. China was close to Iran also. ईरान से लीगली कुछ परसेंट ऑयल आ रहा था, इलीगली बहुत आता था मलेशियन ब्लेंडेड ऑयल से. हाँ, तो ये ये theory राहुल गांधी ने कल बोला तो है ना, कल राहुल गांधी ने यही तो बोला उसने है तो कुछ कि- अलग ही बोला है उसने तो. उसने एक लाइन ये भी बोली है कि इट इज नॉट अ वॉर बिटवीन ईरान एंड इजराइल, इट इज अ वॉर बिटवीन अमेरिका एंड चाइना. सही, क्या पता Yeah, I can buy this. राहुल गांधी को हो I can सकता. buy this. और उसमें देखिए एक चीज बहुत निकल के आ रही है कि चाइना का जो जियोपॉलिटिकल क्लाउड है वो कुछ नहीं है. फिर अगर एग्जैक्टली मैं वही कुछ बोल नहीं, रहा वो था. कुछ बोल ही नहीं रहा है भाई. दो आपके क्लोज स्ट्रेटेजिक एलाइज अगर कहूं पे हमला हो गया, आपके मुंह से चू नहीं निकला, आप ही के रडार थे ये सब जो थे इनके पास चाइनीज, राइट. आपकी क्या औकात रहेगी फिर? पाकिस्तान भी देख लो ना, पाकिस्तान की भी माँ बहन हुई है ना अभी कुछ दिन पाकिस्तान पहले के ही. भी, हाँ. अरे हो ही रही है, उनकी तो होती ही रहती है उनकी मैया. नहीं, तो मैं बात कर रहा हूँ वो भी तो ऑपरेशन चाइनीज सिंदूर की. रडार रखा था जो अफगानिस्तान ने Right, ठोक दिया, मजे में ठोक दिया, नेट ऑपरेशन प्रैक्टिस में ठोक सिंदूर से दिया. आप लगा लीजिए, आपके कितने अलाइज की सला चैया, चलो छोड़ो वो, मगर कितना बुरा हाल हुआ है यार. वेनेजुएला, आपका ईरान, आपका पाकिस्तान, आपके हथियार ले लेके साले घूम रहे हैं, आप उनके क्लोज अलाए हो, और इनके घर में घुस के कभी कोई साला इनके सुप्रीम लीडर को मार रहा है, कभी कोई इनके प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट को उठा के ले जा रहा है, नूरजहां ठीक एयरबेस है? को फोड़ दे रहा है. 12 एयरबेस उड़ा दिए गए हैं. तो आपका मतलब क्या फर्ज है एक यानी- ग्लोबल पावर जिसको आप बताते हो कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, और साला यूएस कुछ करके देख अब ले, ऐसे रशिया कुछ स्टेटमेंट नहीं दिए ना रहा, आपने. अब रशिया कुछ नहीं रहा तो सेकंड पे हम ही हैं. तो इस चाइना का जो एक पूरा एक इल्यूजन चल रहा था कि चाइना इज द नेक्स्ट सुपर पावर, चाइना यूएस से नहीं, वो सुपर पावर है, सुपर पावर तो है बट ही। देखिए नहीं, वो ये फाइनेंशियल कैसा सुपर पावर तो है यार. बट एक बात पक्की हो गई कि यूएस और चाइना में अभी भी बहुत फर्क है, एटलीस्ट ये बात तो क्लियर हो इन गई. टर्म्स ऑफ Power and everything. पावर एंड एवरीथिंग. वो देखो वो क्या है ना, आप चाइना में जब आप देखोगे तो कई मतलब आप देखो, ऑफ कोर्स हम वैसे तो गए नहीं हैं, पर जब आप थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करते हो, चीज़ों को देखते हो, एट टाइम्स आपको दिखेगा उनके पास यूएस से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है. ठीक है, यूएस से बेटर रिसर्च कर रहे हैं वो लोग, यूएस से बेटर बहुत चीजों में जा चुके हैं वो लोग. बट जब आप इस टाइप, भाई उनका करीब $850 बिलियन का बजट है, रक्षा बजट जो है यूएस का. इनका $250 बिलियन है शायद. भारत का $80 बिलियन है कुछ, इसी अराउंड है ना सारी चीजें. तो भारत से वो 10 गुना ज्यादा है यूएस, इनसे भी 4-5 गुना ज्यादा है. तो भाई सारा अंत में तो पैसे पे ही मामला आ जाएगा ना. जो आप रिसर्च कर रहे हो, जो अनुसंधान कर रहे हो, जो टेक्नोलॉजीज बना रहे हो, वो पैसे से ही बनेगी ना. तो 5 गुना ज्यादा अगर आपसे 4 गुना ज्यादा कोई लगा रहा है पैसा, वो ज्यादा रिजल्ट देगा, सिंपल सी बात है. तो ये अब इस मामले में पड़ते ही नहीं है ये चाइनीज जो है. फिर तो ये हो गया ना जियोपॉलिटिक्स में, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गया टोटल, है ना. और यूएस इज द सुप्रीम लॉर्ड अब. राइट. यार देखो, रशिया अपना थोड़ा पैर गाड़ने की कोशिश करता है, जहां क्या कर उसकी पा रहा है? 4 साल से एक युद्ध लड़ रहा है, वो भी नहीं खत्म कर पा रहा अगर है. ये रशिया But होता, at मतलब least अगर stand ये ले लेता है. यूएसएसआर होता हाँ. इंस्टेड ऑफ चाइना, अगर ये यूएसएसआर होता तो वो बोलता, But अब वो तो कुछ नहीं है करता. ना. अब वो नहीं है. रशिया यूक्रेन से नहीं निपट पा रहा, वो कहाँ आगे रशिया आएगा? की अभी स्टेटमेंट आई है, पुतिन की पुरानी स्टेटमेंट है बेसिकली वो, कि अब मैं क्या बोलूं ईरान के मामले में. ईरान से मैंने कहा था हमसे एयर डिफेंस सिस्टम ये ले लेना, उन्होंने हमारी सुनी नहीं. फिर उससे पूछा तो उसने कहा अरे अब तो इजराइल में भी रशियन स्पीकिंग इतने रहते हैं, मैं क्या इजराइल के अगेंस्ट बोलूं, दे आर वर्चुअली रशियन. नाउ दिस इज, ये एक वीकनेस का साइन नहीं दे रहा. पुतिन और शी जिनपिंग का जो ऑरा था, मेरे को ऐसा लगता है इस पूरा अमेरिकन एडवेंचर्स के बाद ये बहुत कम हो गया है. यार देखो, अमेरिका के सामने पूरी दुनिया में कोई बाहुबली नहीं है. इसको मानने से आई थिंक देयर इज नो वन लाइक अमेरिका. देयर इज नो वन लाइक अमेरिका. ठीक है, जो उसको करना है वो साला कर लेता है. हाँ, आज की डेट में कोई यूएन नहीं है, कोई कुछ नहीं है अमेरिका के एक्चुअली में जो हम बात कर रहे थे, जैसे ये पुतिन की बात कर रहे थे, देखो पुतिन ने अमेरिका की ली बहुत है. किस तरह से आप कह रहे हो? आप ये देख लीजिए ना कि उनकी नाक के नीचे से क्रीमिया निकाल गया, उनकी नाक के नीचे से जॉर्जिया निकाल गया, ठीक है, उनकी नाक के नीचे से यूक्रेन का 20% हिस्सा निकाल गया.
ये सब किया है उसने। और पिछले कितना ये 25 सालों से है ना ये, आई थिंक उधर। तो ये एक के बाद एक प्रेसिडेंट आए हैं, बुश आया चला गया, ओबामा आया चला गया, तो ट्रम्प आया चला गया, बाइडेन आया चला गया, इसने साला किसी की सुनी नहीं है। ये आप देखिए इसका सुनी नहीं है। इधर 2 साल इसके बड़े खराब हुए हैं, मैं आपको बताऊं। ये ऑरा जो था ना इसका, जो आप बोल रहे हो, ये बिल्कुल पीक ऑरा जो चल रहा था इसका 2-3 साल पहले तक चल रहा था। अब इधर सीरिया पे कंट्रोल था। सीरिया वाज अ प्रॉक्सी रशिया स्टेट, जब ये बशर अल असद और ये सब होते थे, ठीक, ही इज लॉस्ट कंट्रोल ऑफ दैट। ईरान से था इनका काफी अच्छा संबंध, ही इज लॉस्ट कंट्रोल ऑफ ईरान नाउ। देन मतलब हर जगह अब ये हालत हो गई है कि रशिया को क्लिप कर दिया है। अब देखिए इसमें 2 चीजें आ गई। जहां रशिया को खुद कुछ निकालना है अपने लिए, जैसे क्रीमिया, जॉर्जिया, आपका यूक्रेन, वो उसने लिया है। और जहां कोई उसका अलाई था वहां पे वो हरा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीरिया की हम बात करें, सीरिया में असद के क्लोज ये थे और वो यूएस दूसरी तरफ फाइनेंस कर रहा था, तो आतंकवादी को बिठा दिया है। हाँ, ट्रम्प कहता व्हाट अ मैन, राइट, वांटेड था वो कुछ टाइम पहले तक, कहता व्हाट अ मैन, ही इज अ ग्रेट मैन। तो अब ये देख लीजिए सारा का सारा खेल उस चीज का है कि हमें कहाँ से फायदा हो सकता है, हम कहाँ से क्लाउट ले सकते हैं, जियोपॉलिटिकल क्लाउट या फिर फाइनेंशियल क्लाउट ले सकते हैं। नहीं साला आप आतंकवादी को बाप बनाओगे क्या? जो आतंकवादी जो आपकी वांटेड लिस्ट में था, आपने वहां पे बिठा दिया उसे। तो पॉइंट वही है तो कि कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। नहीं, बट दिस इज स्कैरी। उन सुअरों को ये कर रहा है, यूएस वालों को जहां अपना फायदा दिखेगा वहां पे बैठ जाते हैं वो। उनके अपने देश में तो कुछ होता नहीं, वहां तो सब शांति से चल रहा है ना। वहां पे कोई फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ करने की हिम्मत नहीं करता यूएस में, वहां पे पूरी शांति रहती है, बाकी पूरी दुनिया लड़ते रहे। ये उसकी पॉलिसी है एक तरीके से, आप देख लीजिए। लोग वैसे कहते हैं जैसे यूएस का दबदबा है ना, अभी किसी पाकिस्तान में किसी ने कहा था कि जैसे दुनिया में यूएस का दबदबा है वैसे ही बीसीसीआई का आईसीसी में दबदबा है। तो है यार, ठीक है ना, वो तो 100%। हाँ, आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो इस पे आपको क्या कहना है इस बार? तो फिर तो वर्ल्ड कप हमारा ही होना चाहिए, फिर तो फिर क्या है फिर? तो उसमें देखो आईसीसी बोर्ड्स अगर वर्ल्ड कप का तय करने लगे कौन जीता, पाकिस्तान का तो कहना है तो तय हो चुका है हमारा आउट होना, पर इनका आउट होना कैसे इंडिया से लिंक्ड था, मेरे ये नहीं समझ में आया। ये श्रीलंका ने 170 बना लिए, उससे ये कैसे आउट हो गए भाई? उनके देश में अगर एक टाइम किसी ने नमाज नहीं पढ़ी तो वो इंडिया से लिंक हो जाता है। ये भी वो इंडिया की साजिश है जी। नहीं तो ये वर्ल्ड कप से कैसे बाहर हुए, इसको कैसे लिंक कर रहे हैं? मैंने सुना नहीं, मोहम्मद आमिर ने कुछ लिंक किया ना, किसने किया ये लिंक? मोहम्मद आमिर ने क्या लिंक किया है कि इंडिया की वजह से हम आउट हो गए वर्ल्ड कप से। अच्छा, इंडिया की वजह से तो क्या ही, उन्होंने कहा कि ये जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जा चुकी है। अच्छा, शोएब ने भी बोला था आई थिंक कि स्क्रिप्ट जो है वो लिखी जा चुकी है, इंडिया को ये लोग कुछ भी करके फाइनल में लेके ही जाएंगे। अच्छा। और ऐसे कहने वाले बहुत लोग हैं, एक पाकिस्तानी नहीं है, 1-2 बाहर के भी और भी हैं कुछ जो कह रहे हैं कि मतलब सीडिंग सिस्टम क्यों था सुपर 8 में, सीडिंग सिस्टम का क्या मतलब था? जो मतलब जैसा जिसने परफॉर्म किया उसके हिसाब से सुपर 8 हो जाते, ग्रुप्स जो बने, सीडिंग क्यों करी? तो ऐसे बहुत सारी चीजें। कौन सा इजी वॉकओवर मिला इंडिया को? इजी वॉकओवर तो कोई नहीं मिला ना। आप ये देखो, कल भी बस एंड में ही आके जीते, बचा लिया। कल भी एंड में ही आके जीते हैं बिल्कुल। नहीं, वो तो 195 पे तो एंड में ही जीतते। 195 पे कौन सा 16 ओवर में मार देते? संजू सैमसन ना होता भाई तो 16 और होता। 195 में भी तो बनाए ना, कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री थी ऑब्वियसली वो तो है ही। पर आपको क्या लग रहा है, हाउ डू यू सी द टीम? ये वाली टीम कैसी लग रही है आपको? ये वाली टीम देखो, हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ था, ऑनलाइन नहीं हुआ था, बट टीम जो है उसमें एक्सपीरियंस की ही कमी है। उसके अलावा तो अगर बैलेंस आप देखोगे तो बॉलिंग क्लिक नहीं करी है, बात अलग है, बट अर्शदीप भी वही है, बुमराह भी वही है जो हमेशा से अच्छा करते आ रहे हैं, कुलदीप भी वही है जो बहुत टाइम से बहुत अच्छा करता आ रहा था, इस वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं किया है तो बाहर भी बैठा हुआ है। फिर देन ये वरुण चक्रवर्ती दुनिया का नंबर 1 बॉलर है आज की डेट में, वो तो उसको तो रखा ही हुआ है T20 में एटलीस्ट। फिर हार्दिक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर ऑफ दिस टाइम। तो बॉलिंग तो हमेशा से जो जैसी चाहिए थी वैसी ही है। फिर अगर हम बैटिंग की बात करें, बैटिंग में मैं एक पहले बता दूं जो मुझे सबसे यूनिक बात लगी इसमें, कि जो हमारा, मैंने आज तक ये देखा नहीं था, कल हम लोग की बात हो रही थी फोन पे तो देखा,
हमारे जो टॉप 5 हैं ओडीआई के और टॉप 5 हैं T20 के, बिल्कुल ही अलग है टीम। हाँ। मतलब वहां है रोहित, विराट, शुभमन गिल, केएल राहुल हाँ। एंड श्रेयस अय्यर। श्रेयस। और यहां पर बिल्कुल ही 5 अलग है, अभिषेक शर्मा एंड ये ईशान किशन एंड संजू सैमसन एंड सूर्या सब पांचवें पे अलग, तिलक। पांचों अलग, पांचवें पे तिलक। अलग। तो ये कैसे हुआ? ये बाय द वे हो गया, ये बिल्कुल ही अलग टीम है। नहीं, ये चक्कर क्या है ना, अब आपके पास इतनी खेप है। ये कभी ऐसा होता था कि टेस्ट की भी सेम, मतलब सचिन वचिन के टाइम पे यही होता ना, हम तो जब बड़े हुए हैं तो यही देख के बड़े हुए ना कि टेस्ट की भी सेम टीम, फिर वनडे की भी सेम टीम। फिर अचानक से ऐसा हमें देखने को मिला गांगुली एरा में कि युवराज सिंह जो है वो वनडे स्पेशलिस्ट है, कैफ जो है वो वनडे स्पेशलिस्ट होता था पहले भी। अजय जडेजा वनडे ही खेलता था, टेस्ट नहीं खेल पाता था। रॉबिन सिंह वनडे ही खेलता था। हाँ। तो ये मतलब इस तरीके से देखने को मिलता था, मिलने लगा फिर कि हाँ 2-4 प्लेयर्स जो है वो वनडे ही खेलेंगे, टेस्ट नहीं खेलेंगे। अभी क्या है, अभी आपके पास खेप इतनी बड़ी है ना, इतनी बड़ी खेप है, आप हर चीज के स्पेशलिस्ट ले लेते हो। आपने अर्शदीप को T20 बॉलर मान लिया है कि वो T20 के हिसाब से बहुत बढ़िया बॉलर है। अब आपका जो हर टाइप टेस्ट में भी चल रहा है, वनडे में भी चल रहा है, T20 में भी चल रहा है, वो बुमराह है। उसके अलावा कोई दूसरा बॉलर नहीं है जो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। कुलदीप शायद खेल रहे हो, बट तो आपको लगता है, यू थिंक दिस टीम कैन विन द वर्ल्ड कप? लग रहा है बेस्ट टीम कौन सी लग रही है? आप देख रहे हो, नहीं देख रहे हो? नहीं, मैं देख रहा हूँ, बट भारत के मैच देखता हूँ मैं। फेवरेट साउथ अफ्रीका इज द बेस्ट टीम वैसे तो। अब आगे तो डिपेंड्स ऑन दैट। मैं तो एक्चुअली में इनकी बैटिंग देखी वेस्ट इंडीज वालों की, मजा आ रहा था ना देख के। अबे स्लॉग नहीं मार रहे थे वो, इसने अच्छे स्टाइलिश शॉट मार रहा था कल, लड़का जो मार रहा था। हमारा रदरफोर्ड इज अमेजिंग। मैं तो फैन हो गया भाई रदरफोर्ड की बैटिंग देख के। अभिषेक शर्मा जो है वो स्लॉगिंग करता है। क्या हो गया भाई, पता नहीं क्या कर रहा है। अरे मत बोलो भैया, बहुत ट्रोल हो गए। नहीं कोई बात नहीं, उसमें ट्रोल होने से थोड़ी डरना है। हम तो चाहते हैं चले, बट पॉइंट मेरा सिर्फ ये है कि अगर आप सिर्फ मतलब देखो, एक क्लास होती है बैटिंग की ना, एक बहुत तगड़ी क्लास होती है कि आप टाइमिंग्स एंड सारी चीजें दिखा रहे हो, तो वो जिसे कहते हैं ना पोइट्री, बैटिंग में पोइट्री होना, वो पोइट्री मिसिंग लग रही है इस टूर्नामेंट में। आप तिलक वर्मा के शॉट्स देखो, मतलब जो इसने बोला अभी अभिषेक शर्मा के बारे में, आप लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो होता है उसका जो कवर ड्राइव है ना, उसको देखने में मजा आ जाता है। क्या क्या मारा है। कल तिलक वर्मा ने एक शॉट मारा था कवर ड्राइव पे, कवर्स के ऊपर मारा था, बहुत बढ़िया शॉट था, मजा आ गया था देख के। अच्छा खेल रहा था वो। और मैंने आपको पता है ये कौन सा मैच था, अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हुआ फालतू शॉट मार के बिल्कुल, और वो मैच खत्म होने के बाद मैंने मतलब उस टाइप की फालतू बैटिंग देखने के बाद, साउथ अफ्रीका के साथ ही शायद, उसके बाद मैंने ना सचिन तेंदुलकर की इनिंग देखी 143 वाली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन शारजाह डेजर्ट स्टॉर्म वाली। अब भाई वो इनिंग देखने के बाद मैंने कहा यार क्या पहले बैटिंग हुआ करती थी, डबल्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती थी, सिंगल्स डबल्स की। बट अब वो गेम तो बदल गया है, पूरा गेम बदल गया यार, वो फॉर्मेट ही चेंज है। आप 50 वो ओवर के मैच को 20 ओवर से कंपेयर ही नहीं कर सकते। जिस स्पीड पे आज रन्स बन रहे हैं वो भी एक अपने में स्किल है भाई। इवन इन 50 ओवर यार 20 ओवर में 200-250 रन बना दे रहे हो। नहीं वो तो पहले 225 पे जीत जाते थे आप। अच्छा, एक और मैंने चीज देखी है जिसपे मैंने एक वीडियो भी किया था, जो एटीट्यूड चेंज हुआ है इधर टुवर्ड्स पाकिस्तान। मतलब एक तो ये हाथ ना मिलाना जो पूरी चीज थी सूर्य कुमार यादव की और पूरी टीम की, ऑब्वियसली एक कलेक्टिव कॉल होती है, और एक जनरल आपको लगता है अब एक जो होता है ना, पहले तो एक बिल्कुल अमन की आशा वाला ट्रीटमेंट था कि भाई इनसे गले भी मिलना है, भज्जी को, युवराज को, हम तो भाई उनके कमरे में ज्यादा रहते हैं, अपने कमरे में कम रहते हैं। ये चीज अब चली गई है, अब एक चेंज आया है। देखो, दो चीजें इसमें समझनी बहुत जरूरी हैं। हाँ। एक तो जब ये भज्जी वज्जी वाला टाइम था ना, हाँ, तब गाली गलौज भी खूब होता था, क्योंकि टीम एट पार थी, टीम्स एट पार थी, दोनों में से कौन जीतेगा किसी को कुछ नहीं पता होता था। आज आप इंडिया पाकिस्तान को खिला लो, 10 में से 8 बार 9 बार इंडिया जीतेगी, सबको पता है ये बात, पाकिस्तानियों को भी पता है, बस उनका दिल नहीं मानता, वो एक अलग बात है। वो चाहते हैं कि वो जीत जाए, पर पता उनको भी है और सबको पता है, ठीक है। तो वो गाली गलौज अब इसलिए भी आपको नहीं दिखाई देती कि कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन तब होता है जब कंपटीशन होता है तो गाली गलौज अपने आप आ जाती है। अब आपको ये चीज़ ना अफगानिस्तान पाकिस्तान में दिखेगी, क्योंकि कंपटीशन वहाँ पे कंपटीशन एक्चुअली वहाँ पे।
उनके मैचेस में दिखती है ये चीज अब, ठीक है। दूसरी चीज ये कि उसके बाद जब ये कोहली वोली वाला टाइम आया, उसमें भी कोहली बहुत गले मिलता था, सब कुछ था। वो कैमराडरी इसीलिए दिखती थी कि कोई कंपटीशन था नहीं, गाली गलौज करके भी क्या ही ठीक है, चलो बड़ी अवेयरनेस आई है, एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आई है कि नहीं, मुझे आप ये बताओ। वही मैं बता, उसी पे ही आ रहा हूँ। अब जो ये वाला टाइम आया जिसमें एशिया कप वाला जब हाथ नहीं मिलाया, आप देखना सूर्य कुमार यादव जब कैप्टन मीट था, तो सूर्य कुमार यादव ने पहला जो कैप्टन मीट था उसमें बाबर से, और सबसे बाबर ही था ना या रिजवान था तब, जो भी था उससे हाथ मिलाया था। फोटोज वायरल हुए थे, ट्विटर पूरा भर चुका था कि ये अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, अभी इन्होंने पुलवामा किया है, अभी सब कुछ हुआ है, और उसके बाद आप हाथ मिला रहे हो। ये बहुत बड़ा नैरेटिव चला था जब कैप्टन मीट थी। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, ये हाथ नहीं मिलाते हैं। तो ये मैसेज गया होगा, गंभीर की तरफ से गया होगा। गंभीर इज अ पॉलिटिशियन, उसको समझ में गंभीर का, पर अगर एटीट्यूड देखो ना इस तरफ ही वाज ऑलवेज वेरी क्लियर, ही वाज नेवर टू फ्रेंडली। वो अफरीदी को जो घर आया था, बहुत मजा आया था। गंभीर वाज वेरी क्लियर कि ये अमन की आशा के तोते हमें नहीं उड़ाने, बॉस ये हमें चलवा देना, इसमें बहुत मजा आएगा। हाँ, तो गंभीर इस मामले में बहुत क्लियर था कि भाई ये सब नहीं करना। वो गंभीर वाला है इसमें, जरा गंभीर वाला चलाओ, नहीं तो हम बोल देते अरे एक ने ना, मतलब जैसे वो सुनाई नहीं दे रहा था ना, तो एक ने उसको उसके पीछे आवाज भी दी है कि अफरीदी ने ये बोला है, फिर उसके बाद गंभीर ने क्या बोला है, वो सारी चीजें आवाज दे के बताया है। लगा दो यार जरा गंभीर वाला। नहीं, लोग तो लिप रीड ही कर रहे थे बस अब तक, अब वो आ चुका है जिसमें उसने नहीं, उसने बिल्कुल सरकारी स्कूल वाली गालियां दी है, मजा आ गया था। एक बात मुझे अभी भी लगती है बात कि अब जो जनरेशन आ रही है इस समय, अभिषेक शर्मा एंड ये अब एक डिफरेंट काल में ग्रो अप हुई है, ठीक। इसने वो वाला टाइम नहीं देखा है जो हम लोगों ने नॉर्मल देखा था कि अरे पाकिस्तान से बात कर रहे हैं यार। वो सुनो, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, वो एक ऐसा टाइम था जिसमें अगर आप ये बोल देते थे ना मैं हिंदू हूँ, तब तो प्रॉब्लम होती थी। तो सामने से जवाब आता था हिंदू होने से पहले ना एक अच्छा इंसान बना। मैं वही कह रहा हूँ। ये क्या है ना, बेसिकली एक माइंडसेट का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। क्या आपने पूरा एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया है, मीडिया से लेके एकेडमिया तक हर चीज में, कि इंसान खुद ये सोचने पे विवश हो जाता है कि भाई हिंदू होना कोई बहुत बड़ी प्राउड की चीज नहीं है, आप इंसान बनो ना अच्छे। तो ये एक माहौल था, लेकिन मुसलमानों के लिए माहौल नहीं था। मुसलमान कहता था मैं भाई मुसलमान हूँ पहले, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ वो माहौल बहुत अलग था। अब क्योंकि ये इस माहौल में बड़े हुए हैं, बिकॉज दे हैव लार्जली सीन, जैसे हमने देखा था मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर ज्यादा टाइम और वाजपेयी जी को, दे हैव लार्जली सीन Modi as the prime minister, right? They are 24 maybe. So when Modi became the prime minister, they were 12, 14 ऐसे। उसका बहुत फर्क पड़ा इन पे। And plus जो इनका कोच है वो ये है, तो हाँ, क्या है ये, कुछ और चल गया भाई। क्या चला दियो भैया, का बवासी रहे क्या चला दिया तुमने। हाँ, तो अब जब ये हुआ है, जो अब जनरेशन है, इनके हिसाब से इट इज कि भाई हम है गर्व, हमें हिंदू हैं, और इनको ठोक के दो ये तो साले पाकिस्तानी हैं, ये तो आतंकवाद करते हैं ये लोग। यार ये एक भाषा आई है। देखो ना, अभी एशिया कप वाला जो मैच था इंडिया पाकिस्तान का, अभिषेक शर्मा को पहली बॉल डाली शाहीन ने, उस पे छक्का मारा, और उसके बाद जो उसने कहा तो वो पूरा गंभीर वाले मूड में था, है ना। तो वो मिसिंग हो गया था, बहुत लंबे टाइम तक मिसिंग था इंडिया पाकिस्तान के मैच में। खैर उसका रीजन कंपटीशन भी है, कंपटीशन नहीं है वो अफगानिस्तान वाले मैच में मिलेगा। और मैं आईसीसी से बार बार यही कहता हूँ, मैंने कई वीडियोस में बोला भी है कि भाई साहब, आप अफगान, आपको अगर चाहिए ना कि अच्छे मैच हो, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक पूल में, भले ही इंडिया को भी रख दो उसी पूल में, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच जरूरी है, वो होना ही चाहिए। अगर किसी भी बड़े टूर्नामेंट में इनका मैच नहीं हो रहा है तो कुछ मिसिंग है, तो आपको ये कराना ही चाहिए। अब जब माहौल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वही एक माहौल और जो बना है वो फिल्मों से बना है, बहुत तगड़ा माहौल इधर। बॉर्डर जो फिल्में आ रही हैं एक के बाद एक, धुरंधर का तो कल आना है शायद, ट्रेलर प्रोमो रिलीज है, तो जब ये रिलीज होगा तो हो चुका होगा प्रोमो रिलीज, बट हम लोगों ने टीजर तो देखा ही है। इट ऑफ कोर्स 3 घंटे 55 मिनट की पिक्चर है, 25 मिनट की है, 3 घंटे 55 मिनट की है, लॉन्गेस्ट फिल्म है जी। वो इंटरवल भी जोड़ लिया क्या?
अब ये नहीं पता 3 घंटा 55 वो मिनट आप, आया। आप पूरा टाइम बैठ के आए हो ना, वो पूरा टाइम ना ना, मैं थोड़ी अभी धुरंधर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे को लगा 1 की बात अरे कर रहे हो। नहीं, धुरंधर 2 का रनिंग टाइम जो अब अप्रूव हुआ है सेंसर बोर्ड से सब कुछ इज 3 hours 55 minutes। भाई थिएटर में तो पागल हो जाएंगे बैठे बैठे। ठीक है ना यार कहाँ 2 घंटे के बाद धुरंधर फर्स्ट पार्ट हमने 2 घंटे के बाद जब इंटरवल हुआ मैंने इसका कहा, मेरे को पता चला 2 घंटे हो मैं गए। वही कह रहा हूँ, इसलिए मैं तो ठीक है, आई एम फाइन विद दैट। अभी पिछले हफ्ते पहले तो रिलीज रुक गई उसकी, पर अब फाइनली रिलीज हो गई है केरला स्टोरी 2। आपने देखी क्या वो फिल्म? अभी तक तो नहीं देखी। हाँ, मैं ट्रेलर पर देखने देखा का है मेरा अभी, बट थोड़े बहुत पोर्शंस मैंने देखे। इनके डायरेक्टर को भी मैं जानता हूँ, कामाख्या जी को। बट क्या बोल्डनेस से एड्रेस किया है ट्रेलर में तो बहुत बोल्डनेस की भाई। ये अगले 25 साल में ये इस्लामिक देश पर ये मतलब पंचेस होल्ड नहीं किए साफ तौर पे। केरला स्टोरी मैंने इतना बोल्ड ट्रेलर नहीं 1 में देखा। भी नहीं किए थे। हाँ, बट एक गजब का ट्रेलर ही में इन्होंने साफ बोल दिया कि भाई हमारे टारगेट पे सारी हिंदू लड़कियां हैं। अब जो लाइन से ये फिल्में आती जा रही हैं, आप क्या सोचते हो अब यही ट्रेंड रहेगा? अब भाई ये ट्रेंड तो चेंज हुआ है, डर का माहौल है ये ट्रेंड जो था एक समय पर, ये जिसको हम आज की डेट में राष्ट्रवादी सो कॉल्ड राष्ट्रवादी फिल्में बोलते हैं, ये ट्रेंड 2014 से पहले का नहीं था भाई। हाँ, तो ये धुरंधर में नहीं दी गई गाली। धुरंधर में आप देख लीजिए कैसी कैसी गालियां हैं भाई, कैसे कैसे क्यों कर रहे हैं नेटफ्लिक्स में बीप किया हुआ है। अगर आपको बिना बीप की सुननी है ना, तो वो गंभीर वाली निकाल लो। जो गंभीर वाली आ रही है गंभीर वाली में आपको लिपसिंग करना होगा, बिकॉज वो वहां पे माइक्स तो थे नहीं, हॉट माइक तो था नहीं वहां पर, तो सारा लोगों ने कर दिया है। ये देख, अरे भाई तुमने क्या पीछे वाला अबे तुम क्या चला रहे हो यार, तुम क्या चलवा रहे हो यार भाई तुम क्या आदमी हो यार तुम क्या हो यार भाई, क्या बोला जाए तुम्हारा यार बैन वैन करानी हम लोग की चैनल। ये किसी ने पीछे से लिपसिंग दे रखा है। खैर इसको छोड़ते हैं, हम लोगों ने रोक दिया इसको। बट हाँ, फिल्मों की बात कर रहे थे। इसमें अब आने वाले समय में अभी एक आपको पता है लल्लन टॉप में एक सौरभ थे, है ना, जिन्होंने जाकिर नायक 2.0 को लॉन्च करने की एक कोशिश करी थी। जावेद अख्तर भी उसमें शामिल हो गए थे, लॉन्च करने आए थे जावेद अख्तर। गायब हो गया था वो गायब हो गया, वो बिल्कुल पुस्सी बम निकला। हालांकि जावेद अख्तर ने बिल्कुल ही वॉक ओवर दे दिया था उसको, और उसके बाद भी कहा था अरे ये है। उन्होंने कई सारे पॉडकास्ट और वीडियोस भी डाले थे अपने, जैसे बिल्कुल एक रेवोल्यूशन आ गया हो उम्मा में। बट अब सौरभ को हायर कर लिया है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने। पता आपको ये बात? नहीं। हाँ, मुझे नहीं, बट मैंने तो सुना था कौन सा ट्रिब्यून में ये ना रेड चिलीज एंटरटेनमेंट चला गया वो सौरभ। अब मुझे ये बताओ आप कि ये कहाँ लल्लन टॉप, अब लोग कह रहे हैं ये कंसल्टेंट होगा टू शाहरुख, बिकॉज अब हो सकता है कुछ पॉलिटिकल फिल्में बने। तो ये कौन सी पॉलिटिकल फिल्मों में गाइडेंस देंगे आपके हिसाब से सौरभ? यार आप देखो, शाहरुख किस तरीके की फिल्में ही बना सकता है। उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जिसको इंडिया में डर लगता है, जिसको इंटॉलरेंस लग रही है, तो किस तरह की आप फिल्में देखते हैं? मुझे तो लग रहा है हो सकता है हलाला पे एक पिक्चर बने जिसपे ये बताएं, गाइडेंस दें सौरभ जी कि हो सकता है ट्रिपल तलाक, सोशल जस्टिस। देखो भाई साहब, ऐसा है कि अगर हलाला पे इनको फिल्में बनानी होती तो सौरभ द्विवेदी को ना लेके सलीम वास्तिक को लेते। वो वास्तविक फिल्म बनानी होती ना, फिर ये इसको हो सकता है शुगर कोटेड व्हाइट वॉश कर देंगे। शुगर कोटेड हलाला क्यों जरूरी है? हाँ, ट्रिपल तलाक क्यों सोशल जस्टिस है? राइट, ये मुझे लग रहा है दिस इज द स्कीम, बिकॉज तो उसके टेकर्स होंगे आपके हिसाब से, वो फिल्में चल पाएंगी या अभी भी है एक भारत में पॉलिटिकली लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, तो ये इस टाइप की फिल्में आएंगी तो उनकी मैया दिया कर दी जाएगी सोशल मीडिया पे। 3-4 फिल्में मुझे बताओ आप जो 14 से पहले आके चली गई और बढ़िया चल गई, आज अगर आती तो एज ही सेड उनकी मैया दैया हो गई होती। मुझे लगता है हैदर तो चली नहीं ना, ठीक चली थी, नॉर्मल सी चली। बेस्ट एक्टर वेक्टर मिल गया था शायद। हाँ, वो तो मिलना ही था ना। एक्टिंग तो उसने, अगर आप देखो, अगर आप उसको सारे चश्मे हटा के देखो,
एक्टिंग तो अच्छी थी। एक्टिंग तो बहुत ही तगड़ी करी थी। अच्छा, उसका जो हैदर हो गई। मोनोलॉग था वो 5 मिनट वाला, वो तो मैं आज भी देखता हूँ उसको। भाई वो उसमें कोई डाउट नहीं है, वो टेक्निकली ब्रिलियंट फिल्म है वो, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर आपको दोनों एक फिल्म के अंदर पॉलिटिक्स जो है उसको अलग करके ही देखना पड़ेगा। ठीक है, आप अनुराग कश्यप की भी हम बात करते हैं, अनुराग कश्यप टेक्निकली बहुत अच्छी फिल्में बनाता है, लेकिन उसकी फिल्मों में जो पॉलिटिक्स की घुट्टी पिलाई जाती है ना, जो पॉलिटिक्स होती है, उसको आपको अलग करके देखना पड़ेगा, क्रिटिसाइज करना। अनुराग कश्यप तो पागल हो गया नहीं तो वो तो इस टाइप के आदमी हो ही जाते हैं। वो राम गोपाल वर्मा हुआ था पहले, अब ये हो गया। उसी का ही शागिर्द था। हाँ, ये जो अभी बीफ वाले पे आया है वो तो मेंटल केस लग रहा है मुझे। बीफ परोटा ये वो मेंटल ही है वो, ब्राह्मण के बारे में उसने क्या क्या कह रखा है, मुंह देंगे ये साले मूत के दिखाते तो उसके बाद सॉरी बोलने लग गया था ये कि अरे मेरे तो बेटी को थ्रेट्स आ रही हैं, मेरे ये आ रहा है, उसके मुंह में दिया होगा ना किसी ने कुछ। तो मतलब ये अनुराग कश्यप और प्रकाश राज जैसे जो लोग हैं अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में, ये चाह क्या रहे हैं? ये अब खो बैठे हैं कि हमारी कोई फिल्म नहीं चलेगी, या हमारी भी एक अपना एक मार्केट ढूंढ रहे हैं अभी भी? नसरुद्दीन शाह भी ले लो फॉर दैट मैटर। नसरुद्दीन शाह ले लो फॉर दैट मैटर। तो इनका दे डोंट नीड मार्केट, इन माय ओपिनियन दे आर वेरी स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड पीपल, एंड वो इनकी फिल्में कभी नहीं चलेंगी अब आपके हिसाब से? नहीं देखो, दो अलग अलग रही है ना अभी तो। शायद ये चाहते भी नहीं उस तरीके से, मतलब इनका तेरे इश्क में चली तो है अभी। तेरे इश्क में कौन सी वाली फिल्म है? ये धनुष की फिल्म थी जिसमें प्रकाश राज इसका बाप बना है। अरे वो प्रकाश राज, प्रकाश राज की तो ऐसे ही कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर आप समझिए इस बात को जो मैं कह रहा हूं कि कदाचित ये चाहते भी नहीं है उस तरीके से, इनको फर्क भी नहीं पड़ता है कि उनकी फिल्में चल रही हैं या नहीं। अनुराग कश्यप को फर्क पड़ता है इस चीज से? मेरे को नहीं लगता। अनुराग कश्यप को क्यों नहीं फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता भाई, वो साला हमेशा ना एक सेकंड मैं आपको यहाँ बता दूं, अनुराग कश्यप की पिछली 7-8 फिल्मों में उसको भारी नुकसान हो रहा है। हाँ। उसने ये तक कहा मैं अब बॉलीवुड में नहीं रहूंगा, मैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री या बाहर कहीं जा रहा हूं। तो आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं बता एक सेकंड मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली अनुराग कश्यप फिल्म बनाने से पहले ये नहीं सोचता मुझे कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, कितना क्या होगा। ऑफ कोर्स लॉस से फर्क पड़ेगा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक है, लेकिन वो फिल्म बनाने से पहले ऐसे नहीं सोचता। सेम विद स्वरा भास्कर, ये लोग इस तरीके के लोग ही नहीं है। ये बहुत जिसे कहते हैं ना एक भयंकर ओपिनियनेटेड लोग हैं, जिनका ओपिनियन, जिनकी पॉलिटिकल सोच इस चीज से बहुत भारी, इस चीज से बहुत आगे की है। भास्कर का नाम ले दिया, क्या हो गया स्वरा भास्कर को भाई? क्या खा लिया इसने? लोग लिख रहे हैं हलाल खाने से। अरे सॉरी बोल रही है वो बंदी। हुआ क्या उसको? उसके जो वीडियोस और फोटोज आ रहे हैं, मतलब क्या बोला जाए भाई? ये तो आपको पता है स्वरा भास्कर की ना एक वीडियो थी जो बड़ी वायरल हुई थी, पता नहीं आपको याद हो कि नहीं? कौन सी? जिसमें स्वरा भास्कर ट्रेन में होती है और ट्रेन में चलते चलते ना वो कहती है कि शाणे कौवे को ना गू खाना पड़ता है। हाँ, और वो शाना कौवा मैं हूँ। तो वही हो रहा है उसके साथ। क्या हालत हो गई है। पर आप एक बात बताओ, ये अनुराग कश्यप का आप कह रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको? हाँ, उसकी आप उसकी फिल्मोग्राफी देख लीजिए ना। पहली अरे पर हिट हुई थी ना 5 फिल्म नहीं, उसकी फिल्में ज्यादातर फ्लॉप रही हैं। 5 फिल्में तो आप शुरू के टाइम की बात कर रहे हो। 5 और गुलाल और उसकी देवडी हिट हुई उसकी, फाइनली तो वो खड़ा हुआ ना भाई अपने दम पे। देवडी चली, फिर और भी चली उसकी 2-3 फिल्में। आप इसका माइंडसेट कहाँ से समझोगे, कैसे समझोगे वो देखो। सबसे पहली फिल्म थी इसकी 5 अनरिलीज्ड, कांग्रेस ने इसको रिलीज नहीं होने दिया। उसके बाद इसकी अगली 4 फिल्में अनरिलीज्ड, कांग्रेस ने उनको बैन रखा, नहीं हुई रिलीज। ठीक है, पहली फिल्म अगर किसी की बैन हो जाए तो अगला टॉपिक वो ऐसा सोचता है कि मैं ऐसे टॉपिक पे बनाऊं जो मेरे फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक करे। अच्छा, मैं बीच बीच में आपको थोड़ा पॉइंट बताता रहूंगा, एक चीज जरा। ये साथ में राइटर भी था। हाँ वो ठीक है। इसकी दुकान चल रही थी, नहीं जरा 2-3 बातें इस पर बता दूं। आप जो बात कह रहे हो बहुत वैलिड है। इसकी फिल्म मेकिंग वाली दुकान नहीं चल रही थी। राइटर ये ऐसा था, तेरे नाम सड़ी फिल्में लिखता था ये। शूल तो अच्छी फिल्में हैं। वो कौन हीरो था यार? अरे यार मैं भूल तेरे रहा नाम इसने ना तेरे नाम तो है। बॉबी देओल और इन सब की जो C ग्रेड फिल्में होती थी ना, अच्छा, जिसमें 36 चाइना टाउन टाइप की। अच्छा, 36 चाइना टाउन में कौन था जो हीरो था? एक जो नमस्ते लंदन में भी था, पाकिस्तानी बना था जो। अच्छा, उमर पटेल, उमंग पटेल, क्या नाम था उसका? यू से नाम था उसका। उसके साथ पटेल था। हाँ, उसके साथ वाली फिल्में, मतलब C ग्रेड फिल्में लिखता था और कहता था इससे मेरे घर का खर्चा चल रहा है। और इसकी जो वाइफ थी आरती बजाज, वो एडिटर थी।
बहुत बड़ी फिल्मों में एडिटर रही है वो, इम्तियाज अली की भी फिल्मों में एडिटर रही है वो, बाय द वे। वो इसको नशा करता था, ये उसको उठा करके घर में लेकर आती थी। अब इसकी दुकान चल गई राइटिंग से, अब ना इसको राइटिंग का काम मिल रहा है, ठीक, अब ये कोई राइटिंग नहीं कर रहा, अभी बहुत बड़ा हो चुका है कि मैं सिर्फ राइटिंग करूं। अब तो इसको असर होगा ना, माइंडसेट की जो आप बात कर रहे थे, उस समय तो चलो सरवाइव कर गए, जवानी का टाइम था, लिख रहे थे, क्रैप राइटिंग करी है इसने खूब, अब कैसे सरवाइव करेगा ये भाई? इसको यार देखो, जिस बंदे ने, अब एक बात बताइए, आप बात कर रहे हो राइटिंग से पैसा आ रहा है, हर इंसान की कोशिश ये होती है कि चलो आज मैंने जितने मैं जी रहा हूँ उतने में मेरे को आदत पड़ गई है, अब इससे आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हर इंसान ये सोचता है कि मेरी कमाई बढ़े, मेरा ये बढ़े। इस साले को फर्क नहीं पड़ रहा है मेरी 5 फिल्में बंद हो गई, इसको साले को फर्क ही नहीं पड़ रहा उस चीज से। तो आप माइंडसेट सोच के देखिए ना, कितना पॉलिटिकली। शुरुआत की 5 फिल्में इसकी अनरिलीज थी, टॉरेंट पे डाउनलोड कर करके लोग इसके फैन हुए। मैंने 5 जो इसकी फिल्म थी, पहली फिल्म 5, वो टॉरेंट से डाउनलोड करके देखी थी। फिर इसकी दूसरी फिल्म थी, आई थिंक नो स्मोकिंग थी। नो स्मोकिंग मैंने टॉरेंट से डाउनलोड, नहीं, नो स्मोकिंग रिलीज हुई थी, और नो स्मोकिंग मैंने टॉरेंट से डाउनलोड मुंबई दंगों पे, मुंबई वाली तो हिट हुई थी, ब्लैक फ्राइडे तो हिट हुई थी, वो अच्छी फिल्म है, बहुत बढ़िया फिल्म है। ब्लैक फ्राइडे हिट थी, देवडी हिट थी, गुलाल भी ठीक थी, और फिर ये जो प्रोड्यूसर बन गया फैंटम पिक्चर्स में, उसमें ये सब फिल्में आ गई जो कंगना रनौत वाली थी, क्वीन और भी कई सारी, तो उससे ये बड़ा बन गया। मैं बेसिकली कहने की कोशिश ये कर रहा था कि वो बेसिकली अपनी राइटिंग करते हुए अपना घर चला रहा था, आप ये कह रहे थे, राइट? तो उसका माइंडसेट वही है, मेरा घर चलता रहे, बाकी मैं अपनी पॉलिटिक्स करूंगा, जो मेरे दिमाग में आएगा मैं वो बनाऊंगा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे से 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ मुझे कमाने ही नहीं है। इसकी वासेपुर जैसी फिल्में जो है ना, वो भी ऐसा बहुत बड़ी हिट भयंकर बिजनेस नहीं किया उन्होंने। वासेपुर तो ठीक थी, वासेपुर अनुराग कश्यप की सबसे बड़ी हिट फिल्म है, लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करो तो वो भी ठीक है, 150 कमाया होगा उसने, मुझे नहीं लगता 150 करोड़ भी कमाया उसने। अरे पर मतलब खड़ा हो गया उससे, अब तो ये, अब तो इसको काम ही नहीं, बड़ी दिक्कत होगी आगे तो। या नहीं, उसका भी रीजन बताऊं, उसका भी रीजन बताऊं, क्या लेफ्ट विंग सिनेमा है या इट्स डेड? नो यार, अगर आप देखो, भीड़ आई थी अभी थोड़े टाइम पहले, बहुत बड़ी फ्लॉप थी, बहुत बड़ी फ्लॉप, और बहुत लोगों ने कोशिश करी थी कि भाई कुछ भी करके वो चले। ये था, राजकुमार राव था और उसके ऊपर थी, गौ रक्षकों के ऊपर थी वो शायद फिल्म, बहुत भयंकर, मतलब ऐसा था कि उसमें पहले वीक में कुछ 60 लाख रुपए कमाए थे शायद, करोड़ में तो पहुंची नहीं थी, 50-60 लाख में ही अटक गई थी वो। ऐसा एक कोई अर्जुन कपूर और इसकी पिक्चर आई है अभी जो 2 शो में उतर गई थी। नहीं, वो चक्कर क्या था ना, वो उसका अलग सीन था। वो इससे पहले, OTT से पहले थिएटर रिलीज करना जरूरी है। उन्होंने बनाई थी वो OTT के लिए, थिएटर रिलीज करना जरूरी था, तो उन्होंने 2 शोज चलवा दिए और कहा कि अब हटा लो, अब OTT पे कर दो। तो उस तरीके से हुआ था वो। वही कुछ हुआ था। धुरंधर से क्या उम्मीद है आपकी? धुरंधर तो देखिए क्या झंडे गाड़ देगी फिल्म, मेरे को लगता है। भाई ये 2026 जो है वो लिबरल्स के लिए बहुत खतरनाक साल है। हाँ, वो तो है भाई। एक धुरंधर आ रही है, फिर रामायण आ जाएगी अक्टूबर में, फिर वाराणसी आ जाएगी। तो ये जो आप लेफ्ट विंग वाला कह रहे थे ना, ये बहुत वैलिड पॉइंट है आपका कि लेफ्ट विंग सिनेमा जो लेफ्ट गायब होगी वो रहेगा नहीं रहेगा, वो कमजोर तो हो रहा है, मुझे हिसाब से तो विलुप्त की ओर बढ़ रहा है। विलुप्त, देखो आप जो ये कह रहे हो ना, ये अनुराग कश्यप वाला पॉइंट, अनुराग कश्यप बाय चॉइस, क्योंकि उसके हिसाब की फिल्में वो अब बना नहीं पा रहा है जैसी वो बनाना चाहता है। अगर वो बनाता है तो साला नेटफ्लिक्स वाले उसके पीछे सुल्ला करते हैं, ठीक है? तो वो सब वो चाहता नहीं है उस तरीके से, तो वो बाय चॉइस मूव ऑन कर गया इधर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। तो वो बाय चॉइस है। अब इससे ये तो साबित होता है भाई ये कमज़ोर हो रहे हैं, और ये जो ब्रीड है ना लेफ्ट विंग फिल्म मेकर्स की, ये कम भी हो रही है, कमज़ोर भी हो रही है, आने वाले टाइम में हो सकता है विलुप्त हो जाए। आपके हिसाब से 3-4 फिल्में, जैसे हैदर पे हम लोग रुक गए थे, 3-4 और फिल्में जो तब बहुत बड़ी चली, तब अच्छा क्रिटिकल अक्लेम भी मिला, कमर्शियल सक्सेस भी मिला। फिराक, ये फिराक, परजानिया बहुत सारी है, पर ये तो बिल्कुल आउट एंड आउट हो गई, ये तो नहीं चली। रंग दे बसंती चलती आज की डेट में। आज यार देखो, अगर उस फिल्म को देखा जाए ना तो वो यूथ को अपील करने वाली फिल्म तो है, बट आज मैंने अभी 10 दिन पहले ही देखी है वो फिल्म। आपको कैसी लगी? मुझे नहीं अच्छी लगी। आज जब मैंने देखी
मुझे लगा यार ये तो साले बिल्कुल ही नक्सलाइट है यार। right, ये तो नक्सलवादी जेएनयू के लौंडे लग रहा है मुझे। यही लग रहा था। वही लगेगा आपको, पर उस टाइम पे पता नहीं चलता था तो लोगों नहीं तो आज नहीं चलेगी ना ये आज फिल्म, शायद चले, मेरे शायद हिसाब ही से तो चले। नहीं चलेगी। क्योंकि देखो यार टेक्निकली तो बहुत ब्रिलियंट फिल्म है वो, टेक्निकली तो अलग ही लेवल है, वो तो पर अलग अब बात क्या है ना वो पर वो पॉलिटिक्स उसमें सब समझ में आने लगी है लोगों उसमें जो डोज दी गई है ना वो बहुत सटल जा रही है। आई थिंक इट हैज नॉट वर्कड। अब इट हैज नॉट एज्ड वेल। ये वाली गांधीगिरी चलती, लगे रहो मुन्ना भाई, चलती वो चल जाती, नहीं चलती, वो चल जाती। वो भी नहीं चलती। अब ये जमाना नहीं रह गया कि आप एक गाल पे मारो हम दूसरा गाल करें, आप पान थूको हम साफ करें। उसमें चक्कर क्या है ना कि खैर वैसे तो हाइपोथेटिकल बात है, पर मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि कॉमेडी है, अच्छी कॉमेडी है, उसको आप गांधी वांधी के नाम पे अगर बेच भी रहे हो तो ठीक है, चल जाएगी, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। लगता है आपको गांधीगिरी चलेगी आज की डेट में? गांधीगिरी ऑन ग्राउंड विल नॉट सर्वाइव, टोटली रिजेक्टेड। हाँ, फिल्म के अंदर लोग जो हैं वो फिल्म में देख के हंस बोले या तो एक अलग बात है, बट ऑन ग्राउंड तो इट विल नॉट, आज के टाइम में तो इट विल नॉट सर्वाइव। मुझे नहीं लगता सर्वाइव करेगी। गांधी के टाइम में अगर सोशल मीडिया होता तो मजा ही आ। अरे भैया अगर गांधी के टाइम पे सोशल मीडिया होता तो गांधी जो गांधी बन गया वो नहीं बनता। देखिए ये तो मैं अब जैसे कहा जाता है ना, मोदी जी की एक रेड लाइन है जुडिशरी से, मोदी जी की 2-3 रेड लाइंस हैं। हम चाहेंगे आने वाले एपिसोड्स में, 1 एपिसोड इज नॉट इनफ, पर 2-3 रेड लाइंस और हैं जिन पे डिस्कशन और होना चाहिए। गांधी पे तो अब होने लग गया है खुल करके, ठीक। एक अंबेडकर भी है बहुत बड़ी रेड लाइन, ठीक है ना। अंबेडकर मैं पे तो एक्चुअली इसमें अपना ओपिनियन दूं, कुछ बोल ही नहीं सकते। हाँ? अंबेडकर पे हाँ। मेरा मानना ये है कि अंबेडकर ठीक है, वो सारी बातें जो भी हैं, ब्रिटिश क्लोजनेस एंड ऑल, वो सारी चीजें हम सबको पता है वो चीजें। कहाँ पता है अभी क्या लोगों पता ही को? तो नहीं है ना। नहीं, कहाँ पता है अभी लोगों को? मैं सुनिए मेरी बात, मैं जो कहना चाह रहा हूँ बेसिकली ब्रिटिशर्स के साथ क्लोजनेस ठीक है, और कोजी होना एंड ऑल, वो सारी चीजें अलग। बट मुझे ऐसा लगता है कि अंबेडकर का यूज बहुत अच्छे से किया जा सकता है, और उसकी रीजन बताता हूँ। अंबेडकर वॉज उसके एंटी हिंदू ओपिनियन प्लस उसके एंटी इस्लामिक ओपिनियन दोनों हैं। जब एंटी हिंदू ओपिनियन थे ना अंबेडकर के, इट फ्लॉप्ड। उसका रीज़न बताता हूँ कि अंबेडकर ने ये 1930s में ये अपने देने शुरू किए, 22 पॉइंट्स हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे एंड ऑल, वो सारी जो चीज़ें हैं वो लिखित में है सारी चीज़ें। अब क्या होता है कि अंबेडकर ने आज़ादी के बाद जब वो ही बिकेम बौद्ध, तो कुछ हजार लोग थे जो उसके पीछे बौद्ध बने थे। बाकी पूरे भारत के अंदर गांव-गांव में दलित लोग ऐसा नहीं था कि बौद्ध बनने लगे। तो उसका रीजन ये था कि एक सामाजिक व्यवस्था थी गांव की। उस गांव में एक जाति दूसरी जाति को हेल्प करती थी। मैंने खुद प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देखी है ये चीज जब मैं छोटा था कि कोई आइसक्रीम वाला आया है, उसने हमें आइसक्रीम दी है ना, हम उसको पैसे नहीं दे रहे थे, हम कुछ घर का कुछ लोहा वगैरह उस टाइप की चीज दे रहे थे। तो ऐसा होता था पहले, सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि कोई अगर फॉर एग्जांपल चर्मकार है, मोची का काम कर रहा है, तो आपको जूते दे जाएगा, आप उसके बदले उसे अन्न दे दोगे। तो ये सामाजिक व्यवस्था थी, और इसके कारण से जो दलित समुदाय था उसके मन में ये पॉइंट था कि हम साला बौद्ध बन गए, हमारी सामाजिक व्यवस्था जो बनी हुई है, हमारी लाइफस्टाइल जो बनी हुई है वो खत्म हो जाएगा, हुक्का पानी बंद ना हो जाए। बहुत बड़ा पॉइंट था उस टाइम पे। तो जो बौद्ध बनने का वो था क्रम था, वो बिल्कुल फ्लॉप था, और एंटी हिंदू एजेंडा जिसे हम कहते हैं वो फ्लॉप रहा है। लेकिन अंबेडकर का एंटी इस्लामिक एजेंडा जो है वो अगर दलितों के पकड़ा हुआ है अभी उसने, वो दलितों के भीतर, दलित समुदाय के भीतर अगर आप घुसाते हो तो ये जय भीम पॉलिटिक्स जो है उसका एंड है। मैं एक्चुअली अंबेडकर के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलता हूँ। उसका रीजन ये है कि देखो मेरा मानना है सबको पता होना चाहिए, बोलो मत खिलाफ। हाँ, नहीं, करण भाई, देखो करण क्या है, आप 2 तरीके से लड़ सकते हो। आप हल्दी घाटी का युद्ध लड़ लीजिए या फिर आप प्रतापगढ़ का युद्ध लड़िए। हल्दी घाटी के युद्ध पे अगर आप लड़ोगे तो आपके ऊपर शौर्य गाथाएं लिखी जाएंगी, आपके ऊपर वीररस की कविताएं लिखी जाएंगी। हैरुंड गिरे, गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे, राणा प्रताप गिरता ना कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वो दौड़ रहा मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा, ये सब लिखा जाएगा। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध ना
जो इतिहास है उसको नहीं बदलते हैं, वो दिवेर के युद्ध बदलते हैं, या फिर वो आपका प्रतापगढ़ बदलता है, जहां पर आप अफजल खान को अपने पास बुलाते हो और उसके छाती को चीर देते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उस युद्ध को लड़िए ना, आपको क्यों सामने जाके साला घुस मारना है? आप देख रहे हो सामने वाला पहलवान है तो भाई अपना थोड़ा टेक्निक यूज करो। तो प्रतापगढ़ के युद्ध, ये तो युद्ध की बात कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं हम युद्ध नहीं बुद्ध का देश है। भाई वो बुद्ध नहीं, देखो इसमें भी पॉइंट है कि आप कह लो बुद्ध। ये देखिए, ये मैं एक्चुअली में फिर से इसी ओपिनियन का हूं कि इस टाइप के बहुत सारी स्टेटमेंट्स आरएसएस भी देता है, बीजेपी भी देती है कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश हैं। पर वो जब टाइम आता है तो पाकिस्तान में बम घेर के आ रहा है ना, वो घेर के आ रहा है कि नहीं? तो बुद्ध का देश है, पर जब टाइम आ रहा है तो आपका दिल गदगद होता है जब बोलते हैं मोदी जी युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। मैं इन स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लेता। पॉलिटिक्स ना हमेशा हाथी की तरह होती है, दिखाने की कुछ और होती है, करने की कुछ और होती है। आप भाषणों में जो बोलते हो एक्चुअली में करते नहीं हो, और जो बोलते नहीं हो वो एक्चुअली कर देते हो, और करने के बाद फिर बोलते हो कि देखो हमने तो ये कर दिया। इवन मैं आरएसएस का बताऊं आपको, आरएसएस पे जैसे बहुत बात होती है, आरएसएस किए आरएसएस वो, आरएसएस भी यही करती है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। सामने बोलेंगे वो हमारा डीएनए सेम है, हमारा डीएनए सेम है, लेकिन मैं आपको आज यहाँ पर इस पॉडकास्ट पे बताता हूँ, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। बोलिए। बिना कैमरे के एक सम्मेलन हुआ था, उसमें आरएसएस के, जिनके बारे में बहुत बात चलती है आजकल, इतने बड़े नेता, उनसे एक प्रश्न पूछा गया था कि आप अगर, जैसे फॉर एग्जांपल आज हम भारत का परिदृश्य देख रहे हैं, भारत में अगर मुस्लिम समाज जो है वही कोशिश करता है जो उसने 1947 में की थी, भारत को तोड़ने की कोशिश जो की थी, तो अगर आज वही कोशिश फिर से होती है भारत को तोड़ने की, तो क्या होगा? आप क्या करेंगे? तो उनका जवाब था कि इस बार हम उनका जड़ मूल से नाश कर देंगे। क्या बात! मेरे सामने बैठी हुई बातें हैं ये, मैं आपको बता रहा हूं। और उसी सम्मेलन में कहा था, जिस सम्मेलन में ये बात आई थी ना कि हमने कोई ठेका ले रखा है, हिंदुओं का ठेका तो सेम सम्मेलन में। इसीलिए मैं ऑनेस्टली इन बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता हूं। तो ये बात आप अपने मित्र अजीत भारती जी को नहीं समझा पाए कि आप नहीं, देखो यार, वो बात बोल रहे हैं कि हिंदुओं का ठेका ना लो, तो ये भी तो बात है कि जड़ से देखो यार क्या होता है, मैं अपना ओपिनियन मेरा अपना अलग है, अजीत भाई का अलग है ना। अजीत भाई जिस तरीके से देखो, मेरा बहुत सिंपल सा मामला है कि आरएसएस, बीजेपी ये पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं एक तरीके से। आरएसएस में भी नहीं है, बट वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अब मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि आरएसएस जो है वो एक ऐसी संस्था है जो बिल्कुल मतलब हिंदुओं का, उनके बिना तो कुछ है ही नहीं, हिंदू कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। आरएसएस को मैं ऐसी संस्था नहीं मानता हूं जो हिंदू रक्षक है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन एक पॉइंट ये आता है कि आरएसएस से बड़ा कोई दल ऐसा नहीं है जो सड़क पे उतरकर काम करता हो। वो तो है। तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है। अब वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली बातें हैं, बीजेपी की भी यही है, और मैं 50 पॉइंट्स पे डिसएग्री करता हूं आरएसएस से, पर मैं ये भी मानता हूं कि वो पीछे कुछ और कर रहे हैं और सामने कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं। यार देखो, दिस इज पॉलिटिक्स। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आरएसएस का। यहाँ पे झंडे वाला पे आरएसएस का हेडक्वार्टर बना, उसमें जितने मजदूर थे, उन किसी भी मजदूर का, जिसने भी वहाँ पे काम किया, किसी का भी नाम पूछना, आपको एक पैटर्न दिखेगा उसमें। आपको कोई मजदूर, आप सब समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और एक जो मेरे को पता है इस घटना के बारे में, क्योंकि मेरा जानकार था, वो चला गया था वहाँ पे कि भाई हम ये वाला काम हमें दे दो मांगने। अच्छा। और अपने साथ एक दूसरे वर्ग के व्यक्ति को भी ले गया था, और वहाँ पे अंदर पूछा गया कि भाई आप दोनों के नाम, उसने बताया कि भाई मेरा नाम ये है, दूसरे वाले ने बताया मेरा नाम ये है। वो यूं देख रहे कि आप अंदर कैसे आ गए, यहाँ पे आप अंदर कैसे आ गए काम मांगने के लिए, कैसे हो गया। तो फिर सामने वाले ने बताया कि मैंने अपना नाम बताया था बाहर, इसका नाम पूछा नहीं गया। तो फिर उसके बाद उनको ऑब्वियसली काम नहीं मिला, और तो वहाँ पे ये भी हुआ है
जो डीएनए कमाल सेम है। डीएनए ना, सेम डीएनए, Same उनके DNA बिना तो हम अपने देश की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप पूरा आज की डेट में हर एक बैकग्राउंड में बहुत कुछ अलग चीजें होती हैं बैकग्राउंड में भाई। बहुत कुछ अलग होती तो है। ये और मैं तो देखो ऐसे ही खेलता हूँ। मैं प्रतापगढ़ का युद्ध लड़ने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, सामने अब हम लोग बहुत सटल वे में अपने वीडियोस बहुत सटल वे में करते हैं, लेकिन मैं इस ओपिनियन का हूं कि मैं घर वापसी चाहता हूं लोगों की। कई लोग कहते हैं कि साला इनको तो घर वापसी करवानी ही नहीं। बहुत बड़ी बात कही तो इन्होंने। दोनों तरीके अलग अलग हैं लड़ाई इसमें के। देखिए वही बात है ना, जो इधर क्योंकि हम लोग की बात हो ही रही है, इस पे तो खुल के बात कर रहे हैं कि जो राइट विंग में डिवीजन है नहीं है, इस पे बात हो रही है। आई थिंक ऑल ऑफ देम वांट द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे। जैसे इन्होंने बात करी, और मैं इस मत का हूं खुद। मैं भी चाहता हूं घर वापसी हो। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं इनको पराया कर दो। मैं कहता हूं अगर ये सही रास्ते पे आते हैं, दे आर 25 वेलकम। करोड़ लोगों को पराया करोगे? सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, ये सोच है हमारी तब भी। बट कुछ की है कि नहीं, निकलो यहां से अब, तो वो सोच अरे भैया हो ही नहीं सकता। वो हो नहीं सकता। और अगर किसी को निकालने की जरूरत है तो हम फिर ऐसा नहीं है कि बुद्धि के देश बने रहेंगे, फिर युद्ध भी की भी बात करेंगे। वी डू अपोज। सही बात। जब यूजीसी की आई तो हम सबने एक स्वर में कहा कि 100% अनएक्सेप्टेबल। बिल्कुल बिल्कुल। हम सबने वीडियोस बनाए, हम सबने UGC टोन अलग है। हाँ, सबने पॉडकास्ट भी किए, सबने सारी बातें बोली भी, और जो बात बोलनी चाहिए थी वो बोली भी। लेकिन अब यूजीसी को मुद्दा बना के योगी को हरा दो, वो unacceptable एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। Exactly. मैं वो वही कहना unacceptable चाहता है। हूँ। अभी क्या हो रहा है, देखो मोदी से आगे बात योगी पे जा रही है। मैं उसके पक्ष में तो बिल्कुल नहीं हूँ। योगी एक ऐसा मॉडल है भाई यूपी के लिए, जो कम से कम अगले 25 सालों तक फॉलो होना चाहिए। योगी के रूप में ना हो, कोई और आ जाए, लेकिन मॉडल वही रहे। ये यूपी जो है ना, आप ये देखिए कि अभी सिंगापुर वगैरह से हुआ है पूरा ये। आप देखिए यूपी किस तरीके से आ गया। जीएसटी कलेक्शन देखा इस बार यूपी का क्यों बढ़ रहा है? ये जीएसटी इंडस्ट्री से ही बढ़ रहा होगा ना। और आपका क्राइम रिपोर्ट क्या है, आपकी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? पहले साला हमारे रेप के देखो, अरे हमारे यहाँ पे फीमेल कन्विक्शन रेट्स डबल हो गई हैं, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर में तो कोई जवाब ही नहीं है योगी का। हमारे यहाँ पे कहावत होती थी, हम हरियाणा से हैं, हमारे कहावत होती थी कि यूपी की तरफ पैर करके मत सो जाओ। समझ रहे हो? ये कहावत चलती थी। यूपी की तरफ से शादियां होना। हमारे यहाँ पे लोग अपनी लड़कियों को यूपी में भेजते नहीं थे शादी करके। क्यों? कि यूपी में गई तो क्या हाल होगा कुछ नहीं पता। ये आएगी basically- कि लाशी आएगी ये नहीं पता। ये बेसिक नहीं सोच ऐसी बन गई थी लोगों की। अब जैसे मेरी एक बहुत जॉब लगी थी नोएडा में, तो मेरे पापा को ये हो गया था कि ये यूपी जाएगा अब। और भाई यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे रहना वैसे रहना, ये होता है, छिनैती होती है। वो दिस इज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। लॉ एंड ऑर्डर है ना, तभी ये डर लग रहा है लोगों को। हरियाणा में ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, यूपी में थी। अदरवाइज फरीदाबाद और नोएडा में कितना अंतर है बता दो। लोगों के विचार चेंज हो गए क्या? 2007 स्कूल के दोस्तों के साथ पहली बार ऐसा हुआ कि मैं बाइक से निकला कहीं, मतलब, और हम वृंदावन जा रहे थे। पहली बार ऐसा बना कि मतलब जा रहे हैं, स्कूल के दोस्तों के साथ जा रहा था मैं। तो मम्मी ने क्या कहा कि शाम होने से पहले पहले हरियाणा में घुस जाना, सोचिए तब जा सकते हो, तब ये कर सकते हो तो जाओ, नहीं तो शाम होने से पहले पहले हरियाणा में स्टिग्मा घुस बन गया था। यूपी वाज अ स्टिग्मा एंड टुडे कंपनीज लाइनिंग अप, क्या क्या हो रहा है इस समय, तो इट्स अनबिलीवेबल। घूमने जा रही है भाई एयरपोर्ट्स public। और सब कुछ, अब मतलब घूमने जा रही है पब्लिक। वृंदावन मेरा में कहने 5-5 का दिन मेरा कहने का बिताने जा मतलब रहे सिर्फ यही है कि जो अब एक सेगमेंट आने लग गया है कि 2027 में इसका बदला लिया जाएगा। ले लो सालों बदला तुम। सुनो, तुम्हारे एक और एग्जांपल क्या दूं? मुल्ला अखिलेश को ले आओगे? एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे चाचा की शादी थी हाँ। यूपी में। हाँ। आईएएस था लड़का, उसकी बहन थी, जिससे मेरे चाचा की शादी थी ना, आईएएस की बहन से शादी थी उनकी। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट, गांव पखोदना। हाँ, अच्छा, ठीक है। अब वहां पे हम लोग जाते, पूरे बारात जाती है। बारात के आगे भाई साहब पुलिस का काफिला चलवाया आईएएस ने कि इनको यूपी से क्रॉस करवा के आओ, नहीं तो लूट जाएंगे। पुलिस का काफिला चला, हमारी ले बारात ही ली के गई सामने। यूपी की। चलो भाई, ये अब था। ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। अब इट इज मच मच बेटर। हाँ, तो ये सोच लेना
नहीं वही ये इन्होंने बहुत बड़ा पॉइंट एक्चुअली बोला कि द राइट विंग इकोसिस्टम ठीक है डिस्पाइट द डिफरेंसेस, ऐसे डिफरेंस नहीं हो जाना चाहिए कि कोई और आके मलाई खा जाए। वही बॉटम लाइन ये भाई 2 बिल्लियों के बीच में बंदर लड़ाई खा जाता है रोटी। बंदर कौन है यहाँ, बंदर कौन कौन है? बंदर बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे हैं। छोड़ दीजिए जो उसमें मत जाइए, बंदर बहुत सारे हैं और वो साले ऐसी रोटी खाएंगे कि उन बंदरों के हाथ में उस तरह भी है। बंदर एक वो पंच भी तो चल रहा है आजकल। बंदर पंच आपने बंदर का नाम लिया, वो पंच की स्टोरी तो भाई बिल्कुल दिल को छू लेने वाली है। हाँ देखो अगर क्या है? अगर आप पंच की स्टोरी में राहुल गांधी को फिट करना चाहो ना, एकदम फिट होता है। नहीं पंच के लिए तो बहुत प्यार आ गया है लोगों को भाई। नहीं वो ठीक है, राहुल गांधी के लिए नहीं आ रहा है, पर दुत्कार देखो, पंच को दुत्कारा गया उसके परिवार के द्वारा। आप क्या लगता है इसको दुत्कारा नहीं जाता? साले तो जीतता नहीं है तो ना बहू मिल रही है ना बहुमत मिल रहा है। इसी बात पे भाई छोड़ते हैं इस चीज को पूरा। एंड बहुत अच्छा रहा आप लोग सबके साथ डिस्कशन। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो होपफुली हम लोग धुरंधर देख चुके होंगे, इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी होगी, है ना? होपफुली ज्योतिष के हिसाब से, जो ज्योतिष भाई साहब कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो वर्दी का कलर है, हाँ, वो जीतने योग्य नहीं है इस साल में। अच्छा। 2026 में हाँ। वो कुछ ऐसा कलर होना चाहिए जैसे साउथ अफ्रीका का है, तो उनके लिए फेवरेट साउथ अफ्रीका है। और फाइनल में वो देखते हैं कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को। अच्छा हाँ, तो मेरा विचार है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल होगा, और जीतेगा कौन वो मुझे नहीं पता। मुझे लगता है अगर इंडिया फाइनल पहुंच गया तो जीत जाएगा, तो इंडिया जीत जाएगा। बिकॉज इस बार क्या हुआ ना, वर्ल्ड कप 2023 की तरह नहीं, आप जब धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करते हो देन यू पीक एट द राइट टाइम। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें, हाइप करें। थैंक यू सो मच।